आज का चैप्टर कौन सा होने वाला है? आज का चैप्टर होने वाला है सर अल्कोहल, फिनॉल्स एंड ईथर। बट यहाँ पे एंटी मार्कोनिकॉफ प्रोडक्ट मिलता है फाइनल। मैकेनिज्म अलग है, उसको पढ़ना भी नहीं है। यानी यहाँ पे जो हमें प्रोडक्ट मिलेगा वो यही सिंगल प्रोडक्ट मिलेगा विच इज एंटी मार्कोनिकॉफ प्रोडक्ट। देख सकते हो क्वेश्चन पूछते समय ये बातें बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है कि किस कंडीशन में किस प्रकार की एल्कीन कैसे रिएक्शन करके किस प्रकार का एल्कोहल। अभी दोनों तरफ सिमेट्रिक है, कहीं भी कहा दो, लेकिन अगर अनसिमेट्रिक साइक्लिक ईथर है, एक तरफ अलग एक तरफ अलग, तो देख लेना कहाँ पे पॉजिटिव ज्यादा है। जहां पे पॉजिटिव ज्यादा है वहां पे नेगेटिव का हमला कराना, वहीं से खोलना और O माइनस पे लगा देना H टू गिव यू फाइनली द एल्कोहल। यानी कि जो भी रिएजेंट में H माइनस H प्लस लिखा हुआ दिख रहा है वहां पे जितने भी H माइनस वाले हैं वो हमेशा कार्बन पे जुड़ेंगे और जितने भी H प्लस वाले हैं वो हमेशा ऑक्सीजन या इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पे जुड़ेंगे। जनरल अल्कोहल का ही टेस्ट होता है, इसको बोलते हैं ड्रंकन ड्राइवर टेस्ट। कोई महाशय ड्राइव करते समय पानी पी के चला रहे हैं या कुछ और पी के चला रहे हैं, इस बात को चेक करने के लिए कि यहाँ पे हमें दो बहुत इंपॉर्टेंट इंडस्ट्रियल लेवल पे बहुत इंपॉर्टेंट कंपाउंड मिलते हैं। कौन कौन से? फिनॉल और एसीटोन। तो अल्कोहल के लिए जो रिएक्शन हमने पढ़ी थी उनमें से सिर्फ एक ही कैटेगरी है जो फिनॉल में यूज हो सकती है, दैट इज एसिडिक। अगर ऑर्गेनिक की बात करो बहुत डेप्थ में मत जाओ रिएक्शन की, प्रोडक्ट बनाना समझ में आना चाहिए। इंटरमीडिएट कोई इंपॉर्टेंट है, कोई कॉमन है, कोई नॉन इंटरमीडिएट वो याद हो, वरना रिएजेंट, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट इतना तुम्हें अच्छे से पता होना चाहिए कौन सा रिएजेंट कब क्या प्रोडक्ट देता है। हेलो चैंपियंस, क्या हाल चाल है? स्वागत करता हूं आपका एनसीईआरटी सारांश सीरीज में, जहां पे हम लोग एनसीईआरटी को चैप्टर बाय चैप्टर खत्म कर रहे हैं और आज ऑर्गेनिक का एक और चैप्टर खत्म करने के लिए तैयार खड़े हैं। तो आज का चैप्टर कौन सा होने वाला है? आज का चैप्टर होने वाला है सर अल्कोहल, फिनॉल्स एंड ईथर। आज जानेंगे बच्चों अल्कोहल के बारे में, अल्कोहल के ही डेरिवेटिव फिनॉल और ईथर के बारे में। तो सबसे पहले इस चैप्टर में देखो मैं बता दूं क्या क्या है। यहां से थोड़ी सी ऑर्गेनिक जोर पकड़ती है, थोड़ी सी ऑर्गेनिक बच्चों को समझ में आनी शुरू होती है, क्योंकि यहां से जाके बहुत सारी रिएक्शन तुम्हें पढ़ चुके होते हो। तो अभी हमने पीछे हाइड्रोकार्बन समझा था, हमने पीछे अल्काइल हैलाइड, एराइल हैलाइड समझे थे। मोस्ट ऑफ द देखो रिएक्शन मैकेनिज्म वहां पे आ चुका है। फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन हम देख चुके हैं, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन हम देख चुके हैं, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन देख चुके हैं, एलिमिनेशन रिएक्शन देख चुके हैं, एक दो रिएक्शन इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन भी बेंजीन में देख चुके हैं। बचता है न्यूक्लियोफिलिक एडिशन, जिसको हम समझेंगे एल्डिहाइड कीटोन में। तो मेजॉरिटी ऑफ रिएक्शन हम कवर कर चुके हैं, जनरल वाइज भी और नेम रिएक्शन को भी। तो अल्कोहल, फिनॉल, ईथर चैप्टर को हम तीन पार्ट में बांटते हैं नाम से ही। अल्कोहल के बारे में, अल्कोहल का क्लासिफिकेशन, अल्कोहल को कैसे बनाते हैं, अल्कोहल से क्या बनता है। फिनॉल के बारे में विच आर नथिंग बट एरोमेटिक अल्कोहल, और ईथर के बारे में जो अल्कोहल या फिनॉल के एनहाइड्राइड कहलाते हैं, यानी जब इनसे पानी सुखा दिया जाता है, अल्कोहल और फिनॉल से पानी को सुखा दिया जाता है तो जो बनता है उसको कहा जाता है ईथर। तो सबसे पहले जानेंगे अल्कोहल के क्लासिफिकेशन के बारे में। कितने प्रकार का अल्कोहल होता है? वाइन होती है, शैंपेन होता है, टेकीला, सॉरी यहां हम गलत सेक्शन में आ गए बच्चों। तो यहां पे ये अल्कोहल के क्लासिफिकेशन हमें नहीं पढ़ने, हमें नकली वाले पढ़ने, सच्ची क्लासिफिकेशन, सच वाले क्लासिफिकेशन आ गए कि हमारे पास अल्कोहल कितने टाइप के होते हैं। चलो आगे बढ़ जाते हैं, इसको बाद में कभी यूज करेंगे जब बड़े हो जाओगे। तो क्लासिफिकेशन कैसे करते हैं? जैसे हमने वहां पे किया था अल्काइल और एराइल हैलाइड में क्लासिफिकेशन किया था कि जो फंक्शनल ग्रुप जिस कार्बन से जुड़ा है, अगर वो कार्बन, पीछे वाली स्लाइड में ही दिमाग मत रखो, अपने माइंड को यहां पे लेके आओ। अगर वो कार्बन sp3 है, यानी उसके सारे बॉन्ड सिंगल बॉन्ड है, या वो कार्बन sp2 है, या वो कार्बन sp2 है। अगर वो बच्चों sp3 कार्बन था तो उसमें तीन फर्दर क्लासिफिकेशन हुए थे। अगर sp3 कार्बन यानी ऐसा कार्बन जिसके सारे बॉन्ड सिंगल बॉन्ड हैं, हमेशा हम इस कैटेगरी में सिर्फ बीटा पोजीशन तक ही देखते हैं। बीटा पोजीशन के आगे से मतलब नहीं है। अगर बीटा पोजीशन पे, जैसे देखो ये अल्फा जो फंक्शनल ग्रुप के बगल वाला है, अगर बीटा पोजीशन पे कहीं भी बेंजीन लगा हुआ है तो इसको वहां पे बोलते थे बेंजाइल हैलाइड, यहां पे बोलेंगे बेंजाइल अल्कोहल। क्या बोलेंगे? बेंजाइल अल्कोहल। अगर बीटा पोजीशन पे कार्बन, डबल बॉन्डेड कार्बन लगा हुआ है,
डबल बॉन्डेड कार्बन यानी sp2 कार्बन लगा है, बीटा पोजीशन पे बेंजीन का डबल बॉन्ड कार्बन लगा तो बेंजाइल, बीटा पोजीशन पे बेंजीन के अलावा कोई भी डबल बॉन्ड लगा है तो एलाइल। तो इस टाइप की पोजीशन को हम एलाइलिक पोजीशन भी कहते हैं। दिस विल बी योर एलाइल अल्कोहल। एंड अगर बीटा पोजीशन पे नॉर्मल sp3 कार्बन लगा है तो इसको हम बोलते हैं सिंपल अल्काइल अल्कोहल। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट यही वाला क्लासिफिकेशन होता है, क्योंकि यहां से हमें एक क्लासिफिकेशन, एक कैटेगराइजेशन मिल जाता है कि कौन कौन सी प्रॉपर्टी ये दिखाएगा, ये नहीं दिखाएगा, कौन कौन सी प्रॉपर्टी ये दिखाएंगे, ये नहीं दिखाएंगे। देन आते हैं ये वाले, इसमें भी दो कैटेगरी पढ़ी थी पिछली बार भी। अगर जिस कार्बन से अल्कोहल डायरेक्टली जुड़ा है वो डबल बॉन्डेड और बेंजीन रिंग का पार्ट है तो इनको बोलते हैं एराइल हैलाइड। याद है इनको क्या बोलते थे? एराइल हैलाइड। तो यहां पे बच्चों इनको बोला जाएगा एराइल अल्कोहल। और अगर वो जनरली किसी भी और डबल बॉन्डेड कार्बन से जुड़ा है जो बेंजीन नहीं है, किसी भी और डबल बॉन्डेड कार्बन से जुड़ा है जो बेंजीन नहीं है, तो इसको कहा जाएगा सिंपली विनाइल अल्कोहल। विनाइल अल्कोहल। अब देखो यहीं से कई सारी बातें आ जाती हैं, इसी दो क्लासिफिकेशन से बहुत सारी बातें आ जाती हैं। समझो, पहली बात ये आती है कि अगर मैं यहां से OH को हटाऊं, यहां से OH को हटाऊं तो मुझे कार्बोकेटायन मिलेगा अगर OH इलेक्ट्रॉन लेके चला गया। और ये कार्बोकेटायन या तो बेंजीन के साथ रेजोनेंस, या डबल बॉन्ड के साथ रेजोनेंस, या नॉर्मल हाइपर कॉन्जुगेशन, किसी ना किसी तरह से स्टेबलाइज होगा। और अगर स्टेबलाइज होगा तो इस कार्बोकेटायन को हटा के, मतलब इस OH को हटा के न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन या एलिमिनेशन रिएक्शन करना आसान हो जाएगा। यानी ये वाली कैटेगरी हमें बहुत इजीली ये रिएक्शन दे देती है, जो हमने वहां भी समझा था हैलोजन वाले में। अगेन हैलोजन की तरह यहां भी इस कैटेगरी में पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ जाएगा बिकॉज ऑफ रेजोनेंस, तो ये बॉन्ड स्ट्रॉन्ग हो जाता है। सो पॉइंट नंबर 1, इस बॉन्ड को ब्रेक करना मुश्किल है, तो ऐसे केस में हमें न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन या एलिमिनेशन रिएक्शन मिलना डिफिकल्ट है। तो अगर हम क्लासिफाई कर लें आने वाले अल्कोहल को, कोई रिएक्शन दी उसको क्लासिफाई कर लें, तो बहुत इजीली हम आगे की बातें बता पाएंगे किस टाइप की रिएक्शन सोचनी है हमें, किस टाइप के मॉलिक्यूल में। ऑर्गेनिक में ये बहुत जरूरी है रिएक्शन को सोच पाना। इतनी इनफाइनाइट नंबर ऑफ रिएक्शन है, कौन सी रिएक्शन कहां पे किस टाइप की रिएक्शन होगी, वो अपने आप माइंड को एक डायरेक्शन देगा। सेकेंड पॉइंट, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट इस कैटेगरी के लिए, सेकेंड पॉइंट, इन पे जब भी ऑल लगा होता है, इन सबको हम बोलते हैं इनॉल। तो बेसिकली ये दोनों के दोनों इनॉल है, ये दोनों के दोनों इनॉल है। और इनॉल हमेशा मोस्ट ऑफ द टाइम इनॉल के लिए कीटो फॉर्म ज्यादा स्टेबल होती है। यानी इस कैटेगरी में जो भी अल्कोहल है वो पढ़े भी नहीं जाएंगे, पढ़ना तो दूर, देखे भी कई बार नहीं जाएंगे। क्यों? क्योंकि इनॉल है तो वो अपने आप कीटो बन जाएगा। यानी विनाइल अल्कोहल तो अनस्टेबल है। विनाइल अल्कोहल हमेशा किस में बदल जाएंगे? विनाइल अल्कोहल हमेशा करस्पॉन्डिंग कीटोन्स में बदल जाएंगे। विनाइल अल्कोहल बच्चों हमेशा करस्पॉन्डिंग कीटोन में बदल जाएगा। ये वाला H यहां आ जाएगा, डबल बॉन्ड उधर चला जाएगा। बट ये वाला इनॉल एरोमेटिक है, स्टेबल है, तो इसके लिए इनॉल फॉर्म डोमिनेंट है। यानी इनॉल हम सिर्फ और सिर्फ एराइल फॉर्म में पढ़ेंगे। विनाइल अल्कोहल्स बहुत कम पढ़े जाते हैं, या विनाइल अल्कोहल जब भी पढ़ा जाता है वो कीटोन चैप्टर में पढ़ा जाता है, उसको हमेशा कीटोन में बदल के फिर आगे की रिएक्शन सोचेंगे। तो विनाइल अल्कोहल की जो भी रिएक्शन है वो कीटोन एल्डिहाइड की रिएक्शन से। हाँ, एराइल अल्कोहल, बेंजीन, एरोमेटिक अल्कोहल की रिएक्शंस अपनी खुद की है। यहां पे कीटो फॉर्म कम स्टेबल है, इनॉल फॉर्म एरोमेटिक है, ज्यादा स्टेबल है, और इसीलिए हम इस एराइल अल्कोहल को पर्टिकुलरली कहते हैं फिनॉल। तो आई थिंक तुम समझ गए चैप्टर के पहले दो पार्ट का मतलब। अल्कोहल जब हम पढ़ रहे हैं तो हम इसको पढ़ रहे हैं, और जब हम फिनॉल पढ़ रहे हैं तो हम इस कैटेगरी को पढ़ रहे हैं। अल्कोहल और फिनॉल बेसिक फंडामेंटल ही अलग हैं, तो इनकी प्रॉपर्टीज भी अलग होंगी। कुछ प्रॉपर्टीज हो सकता है कॉमन मिल जाए, बट मोस्ट केस में ये रिएक्शन हमें अल्कोहल्स, नॉर्मल एलिफेटिक अल्कोहल्स में मिलेगी, बट एरोमेटिक अल्कोहल्स में नहीं मिलेगी। इनको हम एरोमेटिक अल्कोहल्स भी कह सकते हैं। इनको हम क्या कह सकते हैं? एरोमेटिक अल्कोहल्स। चलो आगे बढ़ते हैं। क्लासिफिकेशन का एक और टाइप समझते हैं। एक तो वो डिग्री वाला होता है ना, 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, वो तो पता ही होगा। 1 डिग्री मतलब जिससे एक ही कार्बन जुड़ा है,
2 डिग्री मतलब जिस कार्बन पे 2 कार्बन जुड़े, 3 डिग्री मतलब जिस कार्बन पे 3 कार्बन जुड़े, तो वो तो नॉर्मल क्लासिफिकेशन है। दूसरा एक और क्लासिफिकेशन है मोनोहाइड्रिक। मोनोहाइड्रिक का मतलब जिनके पास एक OH ग्रुप है, एक OH ग्रुप है। डाइहाइड्रिक जिनके पास 2 OH ग्रुप है। डाइहाइड्रिक का मतलब जिनके पास 2 OH ग्रुप है। अगेन डाइहाइड्रिक में या डाइहैलाइड में हमने वहां भी कैटेगरी देखी थी, विसिनल और जर्मिनल, और भी मल्टीपल हो सकते हैं। तो यहां भी 2 टाइप के अल्कोहल हैं, दिस इज कॉल्ड एज विसिनल अल्कोहल एंड दिस इज कॉल्ड एज जर्मिनल अल्कोहल। अगेन देयर कम्स अ फैक्ट दैट एक ही कार्बन पोजीशन पे 2 बड़े साइज के OH या बड़े साइज के आयोडीन अनस्टेबल होने की वजह से ये भी कीटोन में कन्वर्ट हो जाते हैं बाय लूजिंग वाटर। सो जर्मिनल अल्कोहल्स को भी कभी भी अलग से नहीं पढ़ा जाता है। तो 2 कैटेगरी तो ऐसे ही गायब हो गई। इनॉल्स यानी कि विनाइल अल्कोहल्स अलग से नहीं पढ़े जाएंगे, क्योंकि विनाइल अल्कोहल कीटो फॉर्म में बदल जाएंगे, कीटोन पढ़े जाएंगे उनकी जगह। और जर्मिनल अल्कोहल भी जहां बने उसको हमेशा हम किस में बदल देंगे? कीटोन में। एक ही जर्मिनल अल्कोहल जब मिथाइल का है, एक कार्बन का जर्मिनल अल्कोहल, सिर्फ वही थोड़ा बहुत स्टेबल है, अदरवाइज ये कीटोन में बदल जाता है। इसको हम चाहे तो हाइड्रेटेड कीटोन भी बोल सकते हैं। जर्मिनल मींस एक कीटोन जिसके पास पानी जुड़ा हुआ है, या हाइड्रेटेड एल्डिहाइड बोल सकते हैं। तो शॉर्ट में मैं से हाइड्रेटेड कार्बोनिल कंपाउंड लिख दे रहा हूं, हाइड्रेटेड कार्बोनिल कंपाउंड। तो क्लासिफिकेशन से आइडिया लग जाता है कि हाँ, हम किस कैटेगरी में कहां सोचने वाले, क्या क्या बातें जानने वाले, कैसे जानने वाले, कैसे बातें करने वाले। अब हम एक एक करके सबको टैकल करेंगे। अल्काइल अल्कोहल की प्रिपरेशन, अल्कोहल बनाने के अनंत तरीके, कैसे बनता है देखो कैसे बनता है। इसमें मैं चार्ट अलग अलग पार्ट में बनाऊंगा। चार्ट का पहला पार्ट, एल्केन्स हमने नहीं पढ़ा, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, अनसैचुरेटेड से क्या बनाना है? अल्कोहल, ROH। क्या बनाना है? ROH। देखो कैसे कैसे बना सकते हैं। डबल बॉन्ड कार्बन, एसिडिक एडिशन ऑफ वाटर, याद है? विच इज एन एग्जाम्पल ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। डबल बॉन्ड कार्बन, इस पे करा सकते हैं ऑक्सीमर्क्यूरेशन, डीमर्क्यूरेशन, जहां पे पहले स्टेप में HgOAc होल ट्वाइस और वाटर लेते हैं, OH वाटर से आता है, और सेकेंड स्टेप में THF में NaBH4 ले लेते हैं। दिस इज कॉल्ड एज ऑक्सीमर्क्यूरेशन, डीमर्क्यूरेशन, OMD। इसीलिए चार्ट में अलग अलग पार्ट में बना रहा हूं। अगेन डबल बॉन्ड कार्बन, डबल बॉन्ड कार्बन, इसकी रिएक्शन करा देते हैं बच्चों डाइबोरेन और THF से, डाइबोरेन एंड THF पहले स्टेप में। दूसरे स्टेप में H2O2 एंड OH माइनस, H2O2 एंड OH माइनस, जिसको बोलते हैं हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन, जिसको बोलते हैं हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन। ये तीनों मेथड बनाते हैं मोनोहाइड्रिक। कौन सा बना के देंगे? मोनोहाइड्रिक। आओ, डबल बॉन्ड अकेले तुम्हें 6 रिएक्शन दे रहा है। हमने जब एल्कीन पढ़ा था तो सिर्फ ये वाली रिएक्शन समझी थी, अब इनको भी समझेंगे। तो डबल बॉन्ड तुम्हें अकेले 6 तरीके दे रहा है। 3 दिखे, 3 और देखो। डबल बॉन्ड कार्बन, ये भी हमने देखा था अगर याद हो, बेयर्स रिएजेंट, कोल्ड 1% एल्कलाइन KMnO4, जो ऑक्सीडेशन में समझा था, एल्कीन का ऑक्सीडेशन। याद आ रहा है थोड़ा बहुत? देखो याद होनी चाहिए रिएक्शन, ताकि जब वो रिएक्शन दोबारा आए तो और अच्छे से दिमाग में छप जाए। इसको बोलते हैं बेयर्स रिएजेंट ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल यूजिंग एल्कलाइन KMnO4। कोल्ड, हॉट होगा तो प्रॉब्लम है, हॉट होगा तो प्रॉब्लम है। सेकंड इज नॉट सो यूजफुल। हम ऑस्मियम
ऑस्मियम टेट्राऑक्साइड लेते हैं एसिड के साथ, नॉर्मली सोडियम बाइसल्फेट में या बाइसल्फाइट में, और डबल बॉन्ड से हम किसी भी परऑक्साइड जैसे HiO4 ले लिया, पर आयोडिक एसिड या कोई भी और परऑक्साइड ले लिया, तो वो तुम्हें इपॉक्साइड बना के देगा। देन उसकी हाइड्रोलाइसिस कर दी, लेट्स से इन एसिडिक मीडियम, हाइड्रोलाइसिस इन एसिडिक मीडियम। तो ये 6 तरीके हो गए सिर्फ एल्कीन से अल्कोहल बनाने के। 3 तरीके मोनोहाइड्रिक देते हैं। ये तीनों तरीके तुम्हें विसिनल देंगे हमेशा। विसिनल यानी डबल बॉन्ड के दोनों कार्बन पे अगल बगल OH लगा हुआ मिलेगा। ये तीनों तरीके तुम्हें विसिनल अल्कोहल देंगे। अब हर तरीके में कुछ डिफरेंस है, कुछ इंपॉर्टेंट बात है जिसको समझेंगे। समझो क्या क्या बात। इधर कम बातें पहले ही समझ ली। यहां पे हमेशा सिन एडिशन होता है, यानी जो दोनों OH हैं वो सेम साइड से लगेंगे। दोनों OH बच्चों सेम साइड से लगेंगे। अलग से बता दूं, सिस को पॉजिटिव मानो तो ट्रांस को निगेटिव मान लो। सिन का मतलब सेम साइड, एंटी का मतलब अपोजिट साइड। तो जब किसी सिस एल्कीन पे सिन एडिशन होगा तो ऐसे याद रख सकते हो, प्लस प्लस फिशर प्रोजेक्शन में वो दोनों ग्रुप सेम साइड पे आएंगे, बट अगर तुमने कोई ट्रांस एल्कीन ली है, उस पे तुम कोई रिएजेंट ऐड कर रहे हो जो सिन एडिशन करा रहा है, तो अगेन फिशर प्रोजेक्शन में वही दोनों ग्रुप अपोजिट साइड पे होंगे। प्लस माइनस नेट रिजल्ट माइनस। ऐसे ही अगर तुम्हारे पास कोई सिस एल्कीन है जिसपे एंटी एडिशन हो रहा है, तो एंटी का मतलब प्लस माइनस, फिर से माइनस, अपोजिट साइड। बट अगर कोई ट्रांस एल्कीन है जिसपे एंटी एडिशन करो तो सेम साइड लगाओगे। तो इसके बेसिस पे तुम्हें या तो इनेंशियोमर्स मिलेंगे मिरर इमेज, या तुम्हें मीजो मिलेंगे आइडेंटिकल। जैसे सेम साइड ये भी हो सकता है और सेम साइड ये भी हो सकता है। तो अगर ऑप्टिकल एक्टिविटी कंसीडर करोगे तो सेम साइड में भी 2 प्रोडक्ट पॉसिबल हैं, अपोजिट साइड में भी 2 प्रोडक्ट पॉसिबल हैं। या तो ये सिमेट्री की वजह से मीजो हो जाएगा, या ये अनसिमेट्रिक है तो इनेंशियोमर रहेगा। तो अगर कायरल सेंटर आ रहा है तो वहां पे हमें इस बात को ध्यान देना पड़ता है कि ये दोनों ये बीच वाला तो इतना इंपॉर्टेंट है भी नहीं, बट ये दोनों सिन एडिशन कराते हैं, जबकि परऑक्साइड आफ्टर हाइड्रोलाइसिस एंटी एडिशन कराता है। ये वाला मार्कोनिकॉफ प्रोडक्ट और एंटी मार्कोनिकॉफ, क्योंकि कार्बोकेटायन बनेगा, दोनों प्रोडक्ट देगा, लेकिन जैसे हमें पता है कि मार्कोनिकॉफ प्रोडक्ट सिंपल केस में मेजर होता है, जबकि एंटी मार्कोनिकॉफ प्रोडक्ट माइनर होता है। तो ये वाला प्रोडक्ट मेजर होगा, और यहां पे कार्बोकेटायन इंटरमीडिएट बनता है, यानी अगर रीअरेंजमेंट की कुछ बात होगी तो वो भी पॉसिबल है। नीट इतना डेप्थ में नहीं जाता, तो सिर्फ मेजर माइनर याद रखो। ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन भी तुम्हें सिर्फ मार्कोनिकॉफ प्रोडक्ट देगा, और वही प्रोडक्ट मेजर प्रोडक्ट होगा। लेकिन ये इंपॉर्टेंट आ जाता है कि हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन तुम्हें सिंगल एंटी मार्कोनिकॉफ प्रोडक्ट देता है, और यही एंटी मार्कोनिकॉफ प्रोडक्ट बनेगा, और यही अकेला मेजर प्रोडक्ट होगा। तो हर रिएक्शन से अल्कोहल बनाते समय थोड़ा बहुत डिफरेंस देखने को मिलेगा जब हम एल्कीन की मदद से अल्कोहल बनाएंगे। तो इन बातों को तुम्हें ध्यान रखना है कि कहां पे कौन सा प्रोडक्ट बनेगा। इफ आई शो यू विद एन एग्जाम्पल, सपोज हमारे पास ये वाली एल्कीन है बेटा, ये ना सिस है ना ट्रांस, तो यहां पे ज्योमेट्रिकल एक्टिविटी या उसके सेम साइड अपोजिट साइड का कोई मतलब नहीं, क्योंकि फिशर प्रोजेक्शन में कायरल सेंटर नहीं आएगा, एक ही आएगा। तो अगर मैं इसको सिंपली वाटर से एडिशन कराता हूं, तो देखो CH3CH CH2
प्लस CH3CH मुझे 2 प्रोडक्ट मिलेंगे यहां पे। अगर मैं इसका सिंपली ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन कराता हूं, OMD रिएक्शन कराता हूं, OMD ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन, CH3CH एक ही प्रोडक्ट मिलेगा। और अगर मैं इसका हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन कराता हूं, CH3CH2 फिर से मुझे एक ही प्रोडक्ट मिलेगा। अब यहां पे एक पॉसिबिलिटी H इधर OH इधर, जो ज्यादा स्टेबल कार्बोकेटायन पे नेगेटिव पार्ट लगने वाली है, मार्कोनिकॉफ प्रोडक्ट, और एक पॉसिबिलिटी एंटी मार्कोनिकॉफ प्रोडक्ट। दिस विल बी कॉल्ड एज मार्कोनिकॉफ प्रोडक्ट बिकॉज ये पोजीशन ज्यादा स्टेबल कार्बोकेटायन की है, हाइपर कॉन्जुगेशन। तो दिस विल बी मेजर प्रोडक्ट है, दिस विल बी मेजर प्रोडक्ट है। यहां पे मर्क्यूरेशन वाली रिएक्शन में एक ही बनता है मार्कोनिकॉफ प्रोडक्ट, तो हमें यहां पे 2 ब्यूटेनॉल मिलेगा। बट यहां पे एंटी मार्कोनिकॉफ प्रोडक्ट मिलता है फाइनल, मैकेनिज्म अलग है, उसको पढ़ना भी नहीं है। यानी यहां पे जो हमें प्रोडक्ट मिलेगा वो यही सिंगल प्रोडक्ट मिलेगा विच इज एंटी मार्कोनिकॉफ प्रोडक्ट। देख सकते हो हर रिएक्शन में अलग अलग तरह से थोड़ा बहुत चेंज है प्रोडक्ट फॉर्मेशन में, थोड़ा बहुत चेंज है प्रोडक्ट फॉर्मेशन में। और अगर मैं इसकी रिएक्शन एल्केलाइन KMnO4 से कराता हूं, बट इन कोल्ड सोल्यूशन, कोल्ड में, तो मुझे मिलेगा CH3CH2, यहां भी OH और यहां भी OH, ये वाला कायरल सेंटर होगा, यानी 2 प्रोडक्ट मिलेंगे। इसी की रिएक्शन अगर मैं हॉट एल्केलाइन KMnO4 से कराता हूं, हॉट एल्केलाइन KMnO4 से, ठीक है, तो मुझे यहां पे क्या मिलेगा, CH3CH ऑक्सीडेशन हो जाएगा, डबल बॉन्ड O, और जो फॉर्मिक एसिड बन रहा था ये, चलो पहले हम इससे बना लेते हैं, ये और ये बनेगा, याद है ओजोनोलाइसिस वाला प्रोडक्ट, ये ऑक्सीडाइज हो जाएगा आगे एसिटिक एसिड में, और जो ये ऑक्सीडाइज होगा फॉर्मिक एसिड में, और फॉर्मिक एसिड को आगे भी ऑक्सीडाइज कर देता है कार्बन डाइऑक्साइड में। सो दीज आर अवर फाइनल प्रोडक्ट। सिमिलर से दिखने वाले रिएजेंट, थोड़ा बहुत कंडीशन में चेंज, प्रोडक्ट में थोड़ा बहुत माइनर सा चेंज, इसीलिए ये इंपॉर्टेंट बन जाता है क्वेश्चन के लिए। क्वेश्चन पूछते समय ये बातें बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है कि किस कंडीशन में किस प्रकार की एल्कीन कैसे रिएक्शन करके किस प्रकार का एल्कोहल देगा, किस कंडीशन में किस प्रकार की एल्कीन कैसी रिएक्शन करके किस प्रकार का एल्कोहल देगा। अब बनाने के दूसरे तरीके में आते हैं। बनाने के दूसरा तरीका है एल्काइल हैलाइड से। एल्कोहल में बच्चों हम लोग चार्ट की जगह एक एक करके, मतलब देखो पढ़ तो चार्ट रहे लेकिन चार्ट एक सिंगल बनाएंगे तो बहुत सारी रिएक्शन हो जाएंगे, तुम बहुत कंफ्यूज हो जाओगे। तो अनसैचुरेटेड का चार्ट अलग बना लो, तुम यहां मन करे तुम एक साथ बना सकते हो। एल्काइल हैलाइड का चार्ट मैं अलग बना रहा हूं, देखो कैसे। एल्काइल हैलाइड यानी कि लेट्स से RX, 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 RX ने चारों तरफ से घेर लिया, भागने की कोई जगह नहीं, पांचों तरफ से घेर लिया है। RX, RMgX, RMgX। देखो बीच में बेचारा है एल्कोहल, बीच में बेचारा है एल्कोहल, ठीक है। पहला तरीका, अगर हम लेते हैं एनहाइड्रस ZnCl2 के साथ HCl, एनहाइड्रस ZnCl2 के साथ HCl विच इज कॉल्ड एज लूकास रिएजेंट, जो आगे चल के अल्कोहल का टेस्ट भी बनेगा, दिस इज कॉल्ड एज लूकास रिएजेंट। तो ये SN1 या SN2 रिएक्शन में, रुको एक मिनट, उल्टा लिख दिया हमने, मैंने अल्कोहल से बनाने का मेथड लिख दिया, सॉरी, ठीक है। इसकी रिएक्शन हम कहा दें एक्वस मीडियम इन, किसी भी कोई भी बेस ले लें, एक्वस KOH ले लें या एक्वस सोल्यूशन ऑफ कोई भी अल्कली ले लें, तो ये डायरेक्टली SN1 या SN2 करके, मैंने यहां पे प्रॉपर्टी चार्ट बना दिया, SN1 या SN2 करके हमें डायरेक्टली क्या दे देगा, अल्कोहल दे देगा, हमें डायरेक्टली क्या दे देगा, अल्कोहल दे देगा। दूसरा तरीका क्या है, तरीका तो बहुत है, RX से, यहां से लेते हैं, RX से
हमने रिएक्शन कराई मैग्नीशियम और ड्राई ईथर, मैग्नीशियम और ड्राई ईथर की रिएक्शन कराई, ठीक है। इसकी रिएक्शन मैग्नीशियम और ड्राई ईथर, जो हमें बना के देगा ग्रिगनार्ड रिएजेंट, जो हमें बना के देगा बच्चों ग्रिगनार्ड रिएजेंट। दिस RMgX is called as ग्रिगनार्ड रिएजेंट। बहुत ध्यान से समझना, एक एक रिएक्शन हजार रुपए की है। तो RMgX बना के देगा, ठीक है। अब मैं तुम्हें थोड़ा सा और डिटूल देता हूं एक। एक्स्ट्रा काम की बातों में ग्रिगनार्ड तुम्हें जिंदगी भर 3 काम करता हुआ दिखेगा। मतलब रिएक्शन में थोड़ा बहुत वेरिएशन रहेगा, बट 3 काम करते हुए दिखेगा। अगर ग्रिगनार्ड की जिंदगी में, आए हो ग्रिगनार्ड की जिंदगी में तुम बहार बनके, तो अगर तुम्हें ग्रिगनार्ड की जिंदगी में एसिडिक हाइड्रोजन दिखा, क्या दिखा? एसिडिक हाइड्रोजन। ग्रिगनार्ड को इससे ज्यादा किसी से मोहब्बत नहीं है। मतलब ग्रिगनार्ड बहुत ज्यादा बेसिक है। अगर बेसिक काम से छुट्टी मिले तो न्यूक्लियोफिलिक है, तो न्यूक्लियोफिलिक है। तो अगर ग्रिगनार्ड को कहीं से भी एसिडिक हाइड्रोजन की खुशबू आती है, ये कुछ काम नहीं करेगा, सीधे भागेगा उसकी तरफ, हमला करेगा और बना के बैठ जाएगा एल्कीन। छोटे छोटे एल्कीन्स आ जाएंगे। यानी ये सबसे प्रायोरिटी का काम है, टॉप प्रायोरिटी का काम, पहली प्रायोरिटी हम इसको देंगे। अगर ये नहीं रहा, अगर ये नहीं रहा तो ग्रिगनार्ड ढूंढेगा किसी इलेक्ट्रोफाइल, किसी गरीब को ढूंढेगा जो मोस्ट ऑफ द टाइम कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन या कार्बन डबल बॉन्ड नाइट्रोजन जैसी चीजें होंगी। तो ग्रिगनार्ड किसी गरीब को ढूंढेगा, और अगर किसी गरीब को ढूंढा, क्योंकि अब एसिडिक नहीं है, तो अब हमला करेगा उसके ऊपर, अब हमला करेगा उसके ऊपर। ग्रिगनार्ड की सारी रिएक्शन यहीं पे कवर होती है। जैसे ही हमला करेगा, ऑक्सीजन का पाई बॉन्ड खुल गया और ये जुड़ गया एज आर ग्रुप, ये जुड़ गया एज आर ग्रुप। अब सबसे पहला काम, इसमें भी प्रायोरिटी नंबर 1 क्या है कि जो ऑक्सीजन पे माइनस चार्ज है वो हमेशा पहली कोशिश करेगा वापस आने की। प्रायोरिटी नंबर 1 कि ऑक्सीजन का माइनस चार्ज सबसे पहले कोशिश करेगा वापस आने की। कैसे वापस आने के लिए? इसको यहां पे कोई ऐसा ग्रुप होगा, क्योंकि कार्बन 5 बॉन्ड तो बना नहीं सकता, कार्बन के मैक्सिमम 4 ही दोस्त हो सकते हैं, तो किसी ना किसी को भगाना पड़ेगा। अब इस आर को भगा दिया तो भाई बात वहीं के वहीं घूम के पहुंच गई, रिएक्शन ही नहीं हुई। तो आर को तो नहीं भगाना, नया नया दोस्त है, इसको तो थोड़ा आदर सत्कार देना होगा। तो पुराने किसी जिससे झगड़ा वगैरह चल रहा है, जिसे पसंद नहीं, यानी लीविंग ग्रुप, पुराने किसी लीविंग ग्रुप जिसको भगाना चाहता था कार्बन, जिससे दोस्ती में मजा नहीं आ रहा था, तो उसको भगा देगा और भगा के तुम्हें न्यूक्लियोफाइल सब्स्टिट्यूट होते हुए दिखेगा। एक न्यूक्लियोफाइल आ गया दूसरे न्यूक्लियोफाइल की तरफ, एक न्यूक्लियोफाइल आ गया दूसरे न्यूक्लियोफाइल की जगह। ये रिएक्शन तुम्हें देंगे कार्बोक्सिलिक एसिड के डेरिवेटिव या साइनाइड ग्रुप, कार्बोक्सिलिक एसिड के डेरिवेटिव। अब अगर माइनस के पास वापस आने का ऑप्शन नहीं है, ये काम तभी होगा जब भी माइनस के पास वापस आने का ऑप्शन है। इसका मतलब यहां कोई लीविंग ग्रुप नहीं लगा, हाइड्रोजन कार्बन लगे। तो उस केस में ग्रिगनार्ड के पास एक ही ऑप्शन है, हम सेकेंड स्टेप में हाइड्रोलाइसिस करेंगे और O-H लेके अल्कोहल बना देगा। तो ये H+ पहले से नहीं देंगे, पहले दिया तो गड़बड़, अगर H+ पहले दे दिया तो गड़बड़ हो जाएगी। तो ये H+ हम बाद में देंगे ताकि वो अल्कोहल बना सके। तो यहां देख रहे हो, ग्रिगनार्ड से एल्केन भी बना सकते हैं, ग्रिगनार्ड से अल्कोहल भी बना सकते हैं, ग्रिगनार्ड से कीटोन एल्डिहाइड भी बना सकते हैं। तो ग्रिगनार्ड से सारी चीजें बनाई जाएंगी। ऐसे ही ग्रिगनार्ड से हम कार्बोक्सिलिक एसिड बना सकते हैं। तो पहले मैंने बनाया ग्रिगनार्ड, अब इसकी रिएक्शन करा दी कीटोन या एल्डिहाइड से, कीटोन या एल्डिहाइड से, और सेकेंड स्टेप में कर दिया हाइड्रोलाइसिस, सेकेंड स्टेप में कर दिया हाइड्रोलाइसिस। तो यहां पे डायरेक्ट प्रोडक्ट देखो, अगर बनाना तो कैसे बनाओगे?
डायरेक्ट प्रोडक्ट कैसे बनाओगे? डबल बॉन्ड को ओपन कर दो, डबल बॉन्ड को ओपन करके कार्बन पे लगाया R और O पे लगाया H, तो ये तुम्हारा अल्कोहल बनेगा। फॉर्मल्डिहाइड है प्राइमरी अल्कोहल, एल्डिहाइड है सेकेंडरी अल्कोहल, अगर कीटोन है टर्शियरी अल्कोहल। तो यहां पे फॉर्मल्डिहाइड अगर लिया तो वो तुम्हें प्राइमरी अल्कोहल देगा। अगर तुमने कोई भी और एल्डिहाइड लिया, कोई सा भी और एल्डिहाइड, तो वो बच्चों तुम्हें देगा सेकेंडरी अल्कोहल। और अगर गलती से तुमने कीटोन ले लिया तो वो तुम्हें देगा टर्शियरी अल्कोहल। क्या देगा? टर्शियरी अल्कोहल। तो हमें अलग अलग अल्कोहल बनाने के लिए अलग अलग टाइप का रिएजेंट लेना है। ग्रिग्नार्ड बहुत काम का है, ग्रिग्नार्ड बहुत काम का है। इसी तरह अगर तुमने ये ले लिया साइक्लिक ईथर, इनको बोलते हैं साइक्लिक ईथर, और फिर सेकेंड स्टेप में कर दी हाइड्रोलाइसिस। इसमें भी दिखा दूं, साइक्लिक ईथर अगर है, ये रिएक्शन उतनी काम की नहीं है, बट पूछी तो गई है। देखो ये देखना कहां पे पॉजिटिव ज्यादा है, कहां पे पॉजिटिव ज्यादा। अगर कार्बन लगा दिया तो वो इलेक्ट्रॉन दे देगा, इलेक्ट्रॉन देके पॉजिटिव कम कर देगा। तो इस बात का ध्यान रखना कि अगर दो जगह है तो कहां पे पॉजिटिव ज्यादा है वहां पे हमला करेगा, बॉन्ड खुलेगा, कुछ ऐसा होगा। और फाइनली यहां पे लग गया R, यहां पे लग गया H। तो अगर साइक्लिक ईथर है तो साइकिल खुलेगी किस तरफ से? दो डायरेक्शन है ना खुलने की, इधर से या इधर से। तो उसके लिए देख लेना कहां पे पॉजिटिव ज्यादा है। अगर यहां पे पॉजिटिव ज्यादा है तो यहां पे अटैक होगा, और अगर इधर पॉजिटिव ज्यादा तो यहां पे। जब सिमेट्रिक है तब तो कहीं पे भी करा दो, अभी दोनों तरफ सिमेट्रिक है कहीं भी करा दो। लेकिन अगर अनसिमेट्रिक साइक्लिक ईथर है, एक तरफ अलग एक तरफ अलग, तो देख लेना कहां पे पॉजिटिव ज्यादा है। जहां पे पॉजिटिव ज्यादा है वहां पे नेगेटिव का हमला कराना, वहीं से खोलना और O- पे लगा देना H। जब तक H+ नहीं मिलता है तब तक यहां पे MgX लगा देता है। पानी के आते ही Mg भागा, O- ने ले लिया H+, O- ने ले लिया H+। तो ये तीन मेजर तरीके हैं बिना कार्बन चेन को बढ़ाए या कार्बन चेन को बढ़ा के अल्काइल हैलाइड की मदद से अल्कोहल बनाने की, अल्काइल हैलाइड की मदद से अल्कोहल बनाने की। ये हो गए हमारे कुछ मेजर तरीके, ये हो गए कुछ मेजर तरीके। अगला जो तरीका आता है अल्काइल हैलाइड के बाद, जो अगला तरीका आता है अल्कोहल बनाने का, दैट इज बाय रिडक्शन। तो रिडक्शन के लिए चलो बात कर लें, काम की बात कर लें। काम की बात नंबर C कि जो मीथेन है वो कार्बन का सबसे ज्यादा रिड्यूस्ड फॉर्म है। मीथेन कार्बन का सबसे ज्यादा रिड्यूस फॉर्म है। देखो ना, कार्बन अपनी मिनिमम ऑक्सीडेशन नंबर -4 में है, और जो CO2 है वो कार्बन का सबसे ज्यादा ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म है। CO2 बच्चों कार्बन का सबसे ज्यादा ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म है। तो हमें क्या समझना है कि कैसे हम ऑक्सीडाइज करके CH4 से CO2 तक आते हैं, इसीलिए याद करो फॉर्मिक एसिड CO2 में बदलता है, और कैसे हम रिड्यूस होके वहां से यहां तक जाएंगे। तो सबसे पहले ऑक्सीडेशन में हमें मिलता है अल्कोहल, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी। प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी। तो हाइड्रोकार्बन के बाद ऑक्सीडेशन के सीक्वेंस में जो पहला स्टेज है, दैट स्टेज इज योर अल्कोहल। अब जरूरी नहीं कि अल्कोहल ऑक्सीडेशन हो पाए या स्पेसिफिक हो पाए, हमने पढ़ा हो, काम का नहीं है तो हम नहीं अवॉइड कर देंगे। जैसे हमने यहां से ऑक्सीडेशन नहीं पढ़ा है, लेकिन हाँ अल्काइन से पढ़ा है। हाइड्रोकार्बन आर ऑल मोस्ट रिड्यूस फॉर्म ऑफ द कार्बन। हम कहते हैं हाइड्रोकार्बन शुरुआत में हाइड्रोजन यानी रिडक्शन, एंड एडिशन ऑफ ऑक्सीजन यानी ऑक्सीडेशन। अल्कोहल का ऑक्सीडेशन यानी रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। तो 2 डिग्री अल्कोहल से जब तुम हाइड्रोजन हटाओगे तो तुम्हें कीटोन मिलेगा। 2 डिग्री अल्कोहल से ऑक्सीडेशन करोगे तो तुम्हें कीटोन मिलेगा, और 1 डिग्री अल्कोहल का ऑक्सीडेशन करोगे तो एक H यहां से, एक H यहां से,
एक H बचा रहेगा तो तुम्हें एल्डिहाइड मिलेगा। बस अब हमें रिएजेंट समझना है। तो कीटोन का रिडक्शन हमें ले आएगा यहां तक, ठीक है, 2 डिग्री अल्कोहल तक। एल्डिहाइड का रिडक्शन 1 डिग्री अल्कोहल का। 3 डिग्री में यहां पे कोई हाइड्रोजन ही नहीं है, बिना हाइड्रोजन के ऑक्सीडेशन इजिली होगा ही नहीं, ऑक्सीडेशन इजिली नहीं होगा। यानी अगर मुझे इसका ऑक्सीडेशन करना है तो मुझे यहां पे कुछ और काम करना पड़ेगा। अगर ऑक्सीडेशन आसानी से नहीं है, इसका मतलब रिडक्शन से ये बन नहीं पाएगा, इसका मतलब रिडक्शन से ये बन नहीं पाएगा। कीटोन के पास वही सिचुएशन 3 डिग्री अल्कोहल वाली, इसको बच्चे NaH मत समझ लेना, ये हमारा लिखा है नो, यानी कि ना हाइड्रोजन, ठीक है, नो हाइड्रोजन। इसको कुछ बच्चे NaH पढ़ के बोलते हैं यहां पे मेटल हाइड्राइड क्यों लिखा है, कोई भरोसा नहीं तुम लोगों का। तो अगर यहां पे भी कोई हाइड्रोजन नहीं है कीटोन पे, तो यानी बच्चों कीटोन का भी आसानी से ऑक्सीडेशन नहीं होगा। नो, नहीं, आसान, ठीक है। ऊपर आओ, एल्डिहाइड के पास अभी H है, तो एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन तुम्हें देगा कार्बोक्सिलिक एसिड। एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन देगा कार्बोक्सिलिक एसिड, और कार्बोक्सिलिक एसिड का फर्दर ऑक्सीडेशन, मतलब ये तो सिंपल कंबशन हो गया, बहुत ज्यादा ऑक्सीडेशन मतलब कंबशन करके तुमने CO2 बना दिया। कार्बोक्सिलिक एसिड का ऑक्सीडेशन देगा CO2। तो अगर तुम्हें अल्कोहल तक आना है तो तुम देखो, या तो इधर के ऑक्सीडेशन से आते हैं, वो हमने पहले तरीके देख लिए, डबल बॉन्ड कार्बन से जब भी तुम अल्कोहल बना रहे हो, ऑल रिएक्शन आर बेसिकली ऑक्सीडेशन। अब अगर हमें आगे से पीछे जाना है तो दैट वुड बी रिडक्शन। यहीं से क्लियर है, कीटोन का रिडक्शन हमें 2 डिग्री अल्कोहल देगा, एल्डिहाइड का रिडक्शन हमें 1 डिग्री अल्कोहल देगा, कार्बोक्सिलिक एसिड या उसका कोई डेरिवेटिव ईस्टर है, एसिड हैलाइड है, उन सब का रिडक्शन हमें पहले एल्डिहाइड देगा। यानी यहां पे जो भी ग्रुप लगा है उसकी जगह पहले H आएगा, और फिर पाई बॉन्ड का रिडक्शन हमें अल्कोहल देगा, पाई बॉन्ड का रिडक्शन हमें अल्कोहल देगा। तो अल्कोहल बनाने के जो रिडक्शन के तरीके हैं, जो रिडक्शन के तरीके हैं अल्कोहल बनाने के, वो क्या क्या है आओ समझें, वो क्या क्या है आओ समझें। तो हमारे पास रिएजेंट कौन कौन सा है पहले वो देख लेते हैं। सबसे तगड़ा रिएजेंट है लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। इसको 2 पार्ट में लेना पड़ता है क्योंकि एक्सप्लोजिव है, और सेकंड पार्ट में H2O। यहां से देता है ये H- और यहां से देता है ये H+। अभी समझाऊंगा कैसे काम करता है। दूसरा रिएजेंट है NaBH4, NaBH4 जो यहां से देता है H-। इन एनी अल्कोहल, यूजुअली हम मिथेनॉल में लेते हैं, बट हम कोई भी अल्कोहल ले सकते हैं, अल्कोहल से अल्कोहल बना रहे हैं, देख रहे हो, बट ये वाला अल्कोहल खतरनाक है, ये मत सोचना सारे अल्कोहल एक जैसे हैं, ये अल्कोहल खतरनाक है। इन दो के बाद जो तीसरा आता है वो होता है सोडियम मेटल इन इथेनॉल, सोडियम मेटल इन इथेनॉल, जिसको हम बोविल्ट ब्लैंक रिडक्शन भी कहेंगे जब ईस्टर के लिए करेंगे, तो इसको कहा जाएगा बोविल्ट ब्लैंक रिडक्शन, जब हम यही रिडक्शन बच्चों करेंगे ईस्टर के लिए। किसके लिए? ईस्टर, जिसकी स्मेल होती है ना फ्रूटी फ्रूटी सी स्मेल, खुशबूदार, उसके लिए। देन हमारे पास आता है चौथा रिएजेंट which is again diborane in THF, but the second part is acetic acid। जरा ध्यान देना यहां पे, जब हमने सेकंड में H2O2 OH माइनस लिया था वो थी हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन, जब हमने सेकंड में H2O2 और OH माइनस लिया था वो थी हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन, और जब हम B2H6 के साथ सेकंड में ले रहे हैं एसिटिक एसिड, दैट इज योर रिडक्शन। यहां पे हालांकि H माइनस तो नहीं आता, बट फिर भी समझाने के लिए बोल दे रहा हूं, ध्यान रखना, समझाने के लिए बस बता रहा हूं, यहां से आएगा H माइनस, यहां से आएगा H+, ताकि तुम्हें पता है कब क्या जोड़ना है। एंड द फिफ्थ वन इज मेटल लाइक पैलेडियम, प्लैटिनम, रैन निकल, ऑल दीज मेटल इन हाइड्रोजन, विद हाइड्रोजन, ऑल दीज मेटल विद हाइड्रोजन।
तो ये 5 हमारे पास बच्चों कॉमन रिड्यूसिंग रिएजेंट है जो बार बार अलग अलग जगह यूज होंगे। इनमें से देखो कौन कौन से रिड्यूसिंग रिएजेंट तुम्हें ध्यान रखने, क्या समझना है। पहली बात, सिर्फ यही दोनों हैं, यही दोनों हैं जो डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड कार्बन को भी रिड्यूस कर सकते हैं, ये नहीं कर पाएंगे। यानी कि इनको हम बोलते हैं ओलेफिनिक लिंकेजेस। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन को भी रिड्यूस करके एल्केन बना देंगे ये दोनों। तो अगर तुम्हारे मॉलिक्यूल में कहीं पे डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड भी है, तुमने ये रिएजेंट लिए, तो वो फंक्शनल ग्रुप पे इफेक्ट डालेगा लेकिन डबल ट्रिपल पे नहीं डालेगा। और अगर ये दोनों रिएजेंट लिए तो वो डबल ट्रिपल पे भी इफेक्ट डालेगा और फंक्शनल ग्रुप पे भी इफेक्ट डालेगा। ये वाला रिएजेंट डबल बॉन्ड को रिड्यूस कर सकता है अगर उसका कॉन्जुगेशन हो, अगर उसका क्या हो, कॉन्जुगेशन हो बेंजीन के साथ, सिर्फ तभी कर पाएगा पोलैरिटी लाके। तो अगर उसका कॉन्जुगेशन होगा बेंजीन के साथ, सिर्फ तभी डबल बॉन्ड को रिड्यूस कर पाएगा। और मजेदार बात पे जाननी है तो ये जानो। अगली मजेदार बात क्या है, ये दुनिया भर में से, इसे सिर्फ 3 ही मिले, बहुत सेलेक्टिव है, ये दुनिया भर में से सिर्फ और सिर्फ एसिड हैलाइड, एल्डिहाइड एंड कीटोन, दुनिया भर में से सिर्फ इन्हीं तीनों को रिड्यूस करता है, एसिड हैलाइड, एल्डिहाइड एंड कीटोन। यानी इसके अलावा कोई भी फंक्शनल ग्रुप आया तो NaBH4 मेथनॉल उसको रिड्यूस नहीं कर पाएगा। NaBH4 मेथनॉल उसको रिड्यूस नहीं कर पाएगा। तो समझ सकते हो रिडक्शन या ऑक्सीडेशन रिएक्शंस के लिए तुम्हें कई सारी छोटी छोटी डिटेल्स याद रखनी है, समझना है। अब देखो इसको कैसे समझेंगे। मान लो तुम्हारे पास कार्बोक्सिलिक एसिड का डेरिवेटिव है, मैंने अब यहां पे समझो H माइनस H प्लस क्यों लिखा है। कभी कभी H की जगह ड्यूटेरियम कर देते हैं, तो तुम्हें क्या ध्यान रखना है कि अगर ये डेरिवेटिव है तो पहले स्टेप में आएगा H माइनस और इसको कन्वर्ट करेगा एल्डिहाइड में। किसमें कन्वर्ट करेगा? एल्डिहाइड में। तो तुम्हें पता होना चाहिए कि ये H जो है H माइनस वाला है। कल को यहां पे ड्यूटेरियम ले लिया तो यहां पे तुम H की जगह D लिखोगे, फिर इसके बाद एक और H माइनस आएगा, वो फिर से यहां पे हमला करेगा और वो कार्बन पे लगा देगा एक और H माइनस। देन अगले स्टेप में H प्लस आएगा और H प्लस से जुड़ेगा, H प्लस जुड़ेगा O के ऊपर टू गिव यू फाइनली द अल्कोहल, टू गिव यू फाइनली द अल्कोहल। यानी कि जो भी रिएजेंट में H माइनस H प्लस लिखा हुआ दिख रहा है, वहां पे जितने भी H माइनस वाले हैं वो हमेशा कार्बन पे जुड़ेंगे और जितने भी H प्लस वाले हैं वो हमेशा ऑक्सीजन या इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पे जुड़ेंगे, ऑक्सीजन या इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पे। तो कभी कभी अगर हाइड्रोजन की जगह ड्यूटेरियम दे दिया जाए तो ध्यान रखना, अगर वो H माइनस वाले पार्ट में गया तो वो कार्बन पे दिखेगा ड्यूटेरियम, अगर वो H प्लस वाले पार्ट में गया तो वो ड्यूटेरियम तुम्हें ऑक्सीजन एटम पे दिखाई देगा, इलेक्ट्रोनेगेटिव। इसको सिंपली याद रखने के लिए, नेगेटिव हमेशा पॉजिटिव आयन को लेगा, पॉजिटिव हमेशा नेगेटिव आयन को लेगा। कौन सा रिएजेंट किसको रिड्यूस करता है, किसको रिड्यूस नहीं करता है, ये जब तक नहीं याद होगा तब तक ऑक्सीडेशन रिडक्शन के क्वेश्चन दिक्कत देंगे। जैसे देखो, मान ले क्वेश्चन ऐसा कैसा है, यहां पे मैंने लिया NaBH4, NaBH4 को किसमें लिया? मिथेनॉल में। NaBH4 को लिया बच्चों मिथेनॉल में। तो देखो NaBH4 सेलेक्टिव है, NaBH4 सेलेक्टिव है, यहां पे Cl की जगह मैं लगा देता हूं OH, और यहां पे लिया LiAlH4, इसको लिया किसके साथ? इसको लिया, ये हो गया मेरा 1, सेकंड हो गया वाटर, इसको लिया वाटर के साथ। तो दोनों रिएजेंट में सेलेक्टिविटी क्या है कि ये जब काम करेगा NaBH4, डबल बॉन्ड को नहीं कर पाएंगे दोनों क्योंकि कॉन्जुगेशन में नहीं है, ये सिर्फ एल्डिहाइड को करेगा, ये सिर्फ और सिर्फ एल्डिहाइड को करेगा, किसमें? बिना कार्बन बदले
बिना कार्बन बदले अल्कोहल में, बिना कार्बन बदले अल्कोहल में। यहां पे H लग गया, डबल बॉन्ड टूट गया। बट ये लोगे तो डबल बॉन्ड से छेड़खानी तो ये भी नहीं करेगा, डबल बॉन्ड से छेड़खानी तो ये भी नहीं करेगा, लेकिन इसको पहले एल्डिहाइड में और फिर इसको भी अल्कोहल में बदल देगा। तो कभी कभी रिएजेंट के साथ तुम्हें ऐसे प्रोडक्ट पहचानना पड़ता है। और बच्चों, अगर तुमने यहां पे डाइबोरेन THF के साथ एसिड ले लिया तो ये डबल बॉन्ड को भी करेगा, एसिड को भी करेगा, एल्डिहाइड को भी करेगा। सारे डबल बॉन्ड हटा दो, इसकी जगह बन गया अल्कोहल, इसकी जगह भी बन गया अल्कोहल। तो रिडक्शन के लिए जो बातें पीछे लिखी गई हैं, एक एक बात अच्छे से याद होनी चाहिए, एक एक बात याद होनी चाहिए। अगर एक भी बात तुम्हें लगता है नहीं याद है या तुमने नहीं पढ़ी है, तो उस केस में रिडक्शन ऑक्सीडेशन वाले क्वेश्चन से बच के रहो। गलत होने के चांसेस ज्यादा होंगे सही होने से, गलत होने के चांसेस ज्यादा होंगे सही होने से। तो ये सारी हुई हमारी अल्कोहल की प्रिपरेशन रिएक्शन। अगर मैं तुम्हें एक और रिएक्शन बता दूं, विच इज कॉल्ड एज, दिस इज कॉमनली कॉल्ड एज ऑक्सो प्रोसेस। ये इंडस्ट्रियल मेथड है, ऑक्सो प्रोसेस। तो इसमें क्या होता है, हमारे पास एक डबल बॉन्ड होता है, इसको कोबाल्ट कैटलिस्ट की प्रेजेंस में डाइकोबाल्ट ऑक्टा कार्बोनिल कैटलिस्ट के प्रेजेंस में सिन गैस के साथ हाइड्रोफॉर्माइलेशन करते हैं, जिससे हमें एक जगह पे CHO, एक जगह पे H मिलता है। इसका फिर रिडक्शन करा देते हैं। तो ये इंडस्ट्रियल लेवल पे अल्कोहल बनाने का मेथड होता है, विच इज कॉल्ड एज ऑक्सो प्रोसेस। मिट जा, हाँ, इसको हम क्या बोलते हैं, ऑक्सो प्रोसेस, ऑक्सो प्रोसेस। तो ये हो गए अल्कोहल के सारे प्रिपरेशन, कैसे कैसे अल्कोहल बना सकते हो। मैंने शुरुआत में बोला था अल्कोहल में बहुत सारी रिएक्शन है, अल्कोहल में बहुत सारी बातें हैं। अल्कोहल एक अकेला चैप्टर नहीं, बहुत बड़ा चैप्टर है, तो इसमें बहुत सारी बातें हैं। इसके बाद क्या आता है, ऑक्सो प्रोसेस के बाद अगर हम अल्कोहल की प्रॉपर्टीज पे जाएं तो देखो, अल्कोहल दो टाइप की रिएक्शन दिखाएगा मेनली। अगर मेरे पास एक अल्कोहल है तो हो सकता है उसका O और हाइड्रोजन का बॉन्ड टूट जाए, तो वो बनाएगा एल्कोक्साइड आयन और H+। सो अल्कोहल्स आर ऑल्सो एसिडिक इन नेचर। ये बेसिकली अल्कोहल का क्या दिखा रहा है, एसिडिक नेचर। क्या दिखा रहा है, एसिडिक नेचर। और ये भी हो सकता है कि अल्कोहल और कार्बन का बॉन्ड टूट जाए, तो उस केस में तुम्हें मिलेगा कार्बोकेटायन एंड OH- हटेगा, OH- हटेगा। तो यहां पे जो देखा जाएगा वो इस नेगेटिव आयन की स्टेबिलिटी, डिग्री बढ़ेगी तो प्लस आई माइनस देगा। अगर यहां पे प्लस आई बढ़ा तो प्लस आई यहां के माइनस को बढ़ा देगा, प्लस आई अगर माइनस को बढ़ा देगा तो इसकी स्टेबिलिटी घटा देगा। तो इस रिएक्शन में, इस कैटेगरी में तुम जितनी भी रिएक्शन पढ़ोगे उन सब में मिथाइल सबसे ज्यादा रिएक्टिव, फिर 1 डिग्री, फिर 2 डिग्री और फिर आता है एंड में 3 डिग्री। तो रिएक्टिविटी ऑर्डर चेंज हो जाएगा इन दोनों कैटेगरी में। यहां देखेंगे कार्बोकेटायन की स्टेबिलिटी, और कार्बोकेटायन की स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा होगी 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री एंड देन मिथाइल में। तो जितनी भी रिएक्शन हम लोग अल्कोहल के एसिडिक नेचर वाली देखेंगे, उन सारी रिएक्शंस में अल्कोहल का काम क्या होने वाला है, अल्कोहल का काम होने वाला है मिथाइल अल्कोहल मोस्ट रिएक्टिव, टर्शरी अल्कोहल लीस्ट रिएक्टिव, टर्शरी अल्कोहल लीस्ट रिएक्टिव। और जितनी भी रिएक्शन बच्चों हम लोग यहां पे देखेंगे, उन सारी रिएक्शन में अल्कोहल न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन कर रहा होगा। ये शायद हम पहले भी देख चुके हैं अल्कोहल से अल्काइल हैलाइड बनाने में, तो कहीं ना कहीं ये पहले आ चुका है। बट रिएक्टिविटी ऑर्डर ध्यान देना, जो वहां पे था वही यहां पे, जो वहां पे वही यहां पे। तो ले लेते हैं एक सुंदर सा 30 ml का अल्कोहल का पैग। सुंदर सा 30 ml अल्कोहल ले लिया हमने। कितने ml लिया है, 30 ml। ठीक है, पहली रिएक्शन, एनी एसिड रिएक्ट विद मेटल
will give you salt and हाइड्रोजन गैस। तो किसी भी मेटल के साथ रिएक्शन कराओगे हमेशा सॉल्ट मिलेगा और हाइड्रोजन गैस मिलेगा। एज एल्कोहल्स आर वेरी वीक एसिड देन वाटर, एसिड है लेकिन वाटर से कमजोर, फिनॉल ज्यादा एसिडिक है, वीकर एसिड है, दैट्स वाई ये जो बेस है ये बहुत स्ट्रॉन्ग है। तभी तुमने याद करो एसिड कमजोर है तो बेस स्ट्रॉन्ग होता है। और याद करो इसीलिए अल्कोहलिक सोल्यूशन में एलिमिनेशन हो रहे थे जबकि एक्वस सोल्यूशन में सब्स्टिट्यूशन हो रहे थे। पिछले चैप्टर में अल्कोहलिक सोल्यूशन में एलिमिनेशन हो रहे थे, एक्वस सोल्यूशन में सब्स्टिट्यूशन हो रहे थे। सेकंड केस आता है अगर तुम इसकी रिएक्शन ग्रिगनार्ड रिएजेंट से कराओ क्या बनेगा, सोचो जरा सोच के देखो। ग्रिगनार्ड अपना भोला भाला ग्रिगनार्ड एसिडिक हाइड्रोजन की खोज में भटक रहा है रेगिस्तान में, कभी इधर कभी उधर, जैसे तुम लोग भटकते रहते हो। तो एसिडिक हाइड्रोजन मिलेगा तो ये ग्रिगनार्ड की कार्बन चेन यहां से सिर्फ H चलेगी। तो ग्रिगनार्ड के साथ भी रिएक्शन एसिडिक रिएक्शन ही है। तीसरी बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन, अगर अल्कोहल की रिएक्शन कराते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड से तो यहां भी कार्बोक्सिलिक एसिड से OH जाता है, अल्कोहल से H जाता है। यानी सारी रिएक्शन में मिथाइल ज्यादा रिएक्टिव है, 1 से 1 ज्यादा है, 2 से 2 ज्यादा है 3 से। ऐसा इसलिए बता रहा हूं क्योंकि इसके लिए इस पर्टिकुलर रिएक्शन के लिए ऐसा कई बार पूछा गया है। यहां पे लग जाता है अल्कोहल से OR। तो ध्यान रखना क्या पोर्शन अल्कोहल से आ रहा है और क्या पोर्शन कार्बोक्सिलिक एसिड से आ रहा है। ये बन गया ईस्टर, ये बन गया ईस्टर विच इज कॉल्ड एज ईस्टरिफिकेशन रिएक्शन, ईस्टरिफिकेशन रिएक्शन। एंड सिमिलरली बिल्कुल ठीक ऐसा ही ईस्टरिफिकेशन कार्बोक्सिलिक एसिड के बाकी डेरिवेटिव भी दे सकते हैं, वहां भी सेम काम होगा। जो काम कार्बोक्सिलिक का है वही काम कार्बोक्सिलिक का डेरिवेटिव करेगा। ये डेरिवेटिव हैलाइड हो सकता है, ये डेरिवेटिव ईस्टर तो नहीं होगा क्योंकि ईस्टर बनाना ही है, फायदा क्या फिर, एसिड एनहाइड्राइड हो सकता है। यहां भी वही काम होगा, बाकी जो भी ग्रुप है सब निकलेगा, जो भी G है वो H के साथ निकल जाएगा, जो भी G है वो H के साथ निकल जाएगा। ध्यान ये रखना है कि ईस्टर में हमेशा जो नया बॉन्ड है वो कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में है, ना कि ऑक्सीजन और कार्बन चेन के बीच में। ईस्टर हमेशा बनता भी यहीं से है, यही वाला बॉन्ड बनता है और यही वाला बॉन्ड टूटता है। तो ईस्टरिफिकेशन इज ऑल्सो एन एसिडिक नेचर रिएक्शन ऑफ एल्कोहल। That means esterification reaction के लिए methyls are the most reactive alcohol and 3 degree are the most unreactive alcohol. सेकेंड कैटेगरी जो SN रिएक्शन हम ऑलरेडी समझ चुके हैं, देख चुके हैं कि अगर मेरे पास अल्कोहल है, क्या है अल्कोहल, इसकी रिएक्शन करा दो किससे, एनहाइड्रस ZnCl2HX, यही आगे चल के कहलाएगा लुकास रिएजेंट जो अल्कोहल का टेस्ट बन जाएगा। तो इसमें तुम समझ सकते हो कौन सा अल्कोहल सबसे ज्यादा रिएक्टिव है, 3 डिग्री। कौन सा अल्कोहल सबसे ज्यादा रिएक्टिव है, 3 डिग्री। अल्काइल हैलाइड इनसॉल्युबल है तो सोल्यूशन में टर्बिडिटी आ जाएगी। अल्कोहल वाटर में सॉल्युबल है, क्यों सॉल्युबल है, क्योंकि अल्कोहल में H बॉन्डिंग होती है। तो जैसे 3 डिग्री मिलाओगे तुरंत टर्बिडिटी आ जाएगी, 2 डिग्री मिलाओगे 5-10 मिनट रुक के आएगी, 1 डिग्री मिलाओगे तो गर्म करना पड़ेगा। तो इसकी मदद से हम 3, 2 और 1 डिग्री अल्कोहल को डिटेक्ट करते हैं, विच इज कॉल्ड एज, ये क्या आ गया, विच इज कॉल्ड एज लुकास टेस्ट। दूसरा SOCl2, सारे अल्काइल हैलाइड बनाने के मेथड, डाल्टन्स मेथड, दिस इज कॉल्ड एज डाल्टन्स मेथड। तीसरा PCl5 PX3 या फिर रेड फॉस्फोरस और X2। ये सारी रिएक्शन हमने अल्कोहल से अल्काइल हैलाइड के टाइम में पढ़ी थी प्रिपरेशन में। इसकी प्रिपरेशन, इसकी प्रॉपर्टी, तो एक की प्रिपरेशन दूसरे की प्रॉपर्टी बन जाती है। ये हो गई अल्कोहल की सारी SN रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन, SN रिएक्शन। तो अल्कोहल की हमें ज्यादा रिएक्शन, मतलब रिएक्शन बहुत काम की है, बट अल्कोहल एज अ रिएजेंट उतना इंपॉर्टेंट नहीं है जितना अल्कोहल का बनना इंपॉर्टेंट है। अल्कोहल का बनना इंपॉर्टेंट है। दूसरी रिएक्शन में बात करूं, सबसे पहले आता है एलिमिनेशन।
ई रिएक्शन जिनमें होता है डिहाइड्रेशन। अगर अल्कोहल है, क्या है, अल्कोहल, और ये अल्कोहल H2SO4 के साथ गर्म किया गया, काफी अच्छा हाई टेम्परेचर रखा गया, टेम्परेचर ज्यादा इस वाले डायरेक्शन को फेवर करेगा। अल्कोहल से H और OH निकलेगा, डिहाइड्रेशन, और मिलेगा एल्कीन। याद है एल्कीन में E1 E2 मैकेनिज्म में ही पढ़ा था, यहां पे भी वही काम आएगा, E1 और E2। और ये फेवर किया जाएगा जब अल्कोहल 3 डिग्री या 2 डिग्री हो, तो मोस्ट ऑफ द टाइम तुम क्या बनाओगे, एल्कीन। सेम रिएजेंट, सेम डिहाइड्रेटिंग रिएजेंट H2SO4, टेम्परेचर थोड़ा सा कम, टेम्परेचर थोड़ा सा कम, यहां पे टेम्परेचर थोड़ा सा ज्यादा, गर्म दोनों में करना है, गर्म दोनों में करना है, लेकिन कम गर्म करना है, ज्यादा गर्म करना है। यहां पे दो अलग अलग अल्कोहल आएंगे, यहां पे दो अलग अलग अल्कोहल आएंगे, फिर से H2O निकलेगा और ईथर बन जाएगा। तो ओवरऑल दोनों रिएक्शन डिहाइड्रेशन है, इसीलिए कंफ्यूजन हो सकता है। डिहाइड्रेटिंग रिएजेंट सिमिलर होते हैं दोनों के, एक केस में दो मॉलिक्यूल के बीच में से वाटर निकल रहा है, जबकि एक केस में एक ही वाटर के मॉलिक्यूल के अंदर से वाटर निकल रहा है। अल्फा बीटा डिहाइड्रेशन बोलेंगे, या इसको बोलेंगे इंट्रामॉलिक्यूलर, मॉलिक्यूल के अंदर ही डिहाइड्रेशन हुआ बच्चों, इंट्रामॉलिक्यूलर, जबकि इसको बोलेंगे इंटरमॉलिक्यूल, दो मॉलिक्यूल के बीच में हुआ। और इसीलिए अल्कोहल का डिहाइड्रेशन थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, कि डिपेंड करेगा हम इसको किसकी मदद से डिहाइड्रेट कर रहे हैं। अगर हम इसको 1 डिग्री या मिथाइल वाला ले रहे हैं, थोड़ा टेम्परेचर कम रखा है, तो एसिडिक नेचर आने की वजह से ईथर बनने के चांसेस होते हैं, ये ईथर का प्रिपरेशन भी हो जाएगा। और अगर ये वाला लिया है तो एल्कीन बनने के चांसेस होते हैं, तो एल्कीन बनने के चांसेस होते हैं। तो अल्कोहल के केस में ध्यान रखना है कब क्या बनता है, कब क्या बनता है। और सेकंड आता है मिसलेनियस रिएक्शन में अल्कोहल का ऑक्सीडेशन, जो अभी हमने समझा था कि बच्चों टर्शियरी अल्कोहल तो ऑक्सीडाइज करेगा नहीं, क्यों, क्योंकि इस पर H नहीं है। करेगा कौन, प्राइमरी वाले में सबसे ज्यादा झोल है, क्योंकि ऑक्सीडाइज करके बनाएगा एल्डिहाइड, और यही एल्डिहाइड आगे जा सकता है, यही एल्डिहाइड आगे जा सकता है कार्बोक्सिलिक एसिड में। किसमें आ सकता है, कार्बोक्सिलिक एसिड में। अगर सेकेंडरी अल्कोहल है, कीटोन बनेगा, और कीटोन आसानी से आगे जाता नहीं, तो सेकेंडरी में हम कुछ भी यूज करें। तो यहां पे अगर हमने PCC पायरिडीनियम क्रोमिल क्लोराइड, PDC पायरिडीनियम डाइक्रोमेट, या फिर हमने यहां पे जोन्स रिएजेंट which is CrO3 in acetone, CrO3 in acetone, इस टाइप की रिएजेंट लिए, MnO2 एलाइलिक पोजीशन के लिए इस टाइप की रिएजेंट लिए, ये सेलेक्टिव है, कम रिएक्टिव है, ये अल्कोहल को एल्डिहाइड में रोक देंगे। बट अगर हमने पावरफुल रिएजेंट ले लिया जैसे KMnO4 इन एसिडिक मीडियम और K2Cr2O7 इन एसिडिक मीडियम, तो ये बहुत पावरफुल है, वो सेलेक्टिव है, ये पावरफुल है। पावरफुल है तो एंड तक ले जाएंगे, यानी एल्डिहाइड को भी आगे ले जाएंगे, किसमें, एल्डिहाइड को भी आगे ले जाएंगे एसिड में। ऊपर वाला कोई भी ले लो, ऊपर वालों में से कोई भी रिएजेंट ले लो, कीटोन आगे ऑक्सीडाइज होता ही नहीं, तो 2 डिग्री अल्कोहल आगे जाएगा ही नहीं, 2 डिग्री अल्कोहल आगे जाएगा ही नहीं। तो ये रिएक्शन तुम फिर से देखोगे एल्डिहाइड कीटोन की प्रिपरेशन में, एल्डिहाइड कीटोन की प्रिपरेशन में। तो इसके साथ अल्कोहल की प्रॉपर्टीज, अल्कोहल की प्रिपरेशन खत्म होती है। थोड़े बहुत क्वेश्चन समझेंगे, थोड़े बहुत क्वेश्चन हमें पीछे देखे भी हैं। अल्कोहल से ज्यादा तो क्वेश्चन रिएक्शन बेस्ड आते हैं। उससे पहले हम बात करेंगे
पहले हम बात करेंगे अल्कोहल के डिटेक्शन की, कि अल्कोहल को टेस्ट कैसे करते हैं। एक बंदा खुश है, खुशी है तो भी अल्कोहल तो है उसके पास, खुशी से नाच रहा है तो भी अल्कोहल है, या गम में है तो भी अल्कोहल है। तो इस तरीके में थोड़ी गड़बड़ है, हर तरह से इंसान अल्कोहल में लगता है। तुम्हारे सामने पढ़ा रहा हूं, ऐसा तो लग रहा है अल्कोहल है, तो अल्कोहल देख के तो नहीं बता सकते ना कि किसके पास कितना ज्यादा कितना कम अल्कोहल है, तो कुछ टेस्ट करते हैं। पहला टेस्ट क्या है, विच इज कॉल्ड एज लूकास टेस्ट। जो अभी पीछे समझाया था, ये डिसाइड होता है टर्बिडिटी के बेसिस पे। किसके बेसिस पे? टर्बिडिटी। अगर तुम्हारे पास 3 डिग्री अल्कोहल है तो टर्बिडिटी आ जाती है तुरंत, तुरंत से भी जल्दी। अगर तुम्हारे पास 2 डिग्री अल्कोहल है तो टर्बिडिटी को आने में लगते हैं 5 से 10 मिनट, 5 से 10 मिनट। और अगर तुम्हारे पास 1 डिग्री अल्कोहल है तो गर्म करने के बाद ही आती है। टर्बिडिटी क्यों आती है? क्योंकि अल्कोहल इनसॉल्युबल अल्काइल हैलाइड में बदल जाता है, तो पानी थोड़ा मटमैला हो जाता है, पानी के अंदर विजिबिलिटी नहीं रहती, ट्रांसपेरेंसी नहीं रहती है। तो ये हो गया अल्कोहल का पहला टेस्ट। दूसरा होता है जिसको बोलते हैं विक्टर मेयर टेस्ट। ये एनसीईआरटी में नहीं है। ये कलर के बेसिस पे अलग अलग रिएजेंट मिलाए जाते हैं। पहले अल्कोहल में आयोडीन मिलाते हैं, उसके बाद इसमें हम अलग अलग रिएजेंट और मिलाते हैं, AgNO3 मिलाते हैं, AgNO3 के बाद HNO2 मिलाते हैं, HNO2 के बाद NaOH मिलाते हैं। तो बहुत सारे रिएजेंट मिलाते हैं, उतने पे नहीं जाओ। प्राइमरी अल्कोहल है तो रेड कलर देगा, सेकेंडरी अल्कोहल है तो ब्लू कलर देगा, नीला नीला रे, और टर्शरी अल्कोहल है तो कोई कलर नहीं देगा। तो कलर के बेसिस पे हम चेक कर सकते हैं कि हमारे पास कौन सा डिग्री का अल्कोहल है, कौन से डिग्री का अल्कोहल है। और तीसरा जनरल अल्कोहल का ही टेस्ट होता है, इसको बोलते हैं ड्रंकन ड्राइवर टेस्ट। कोई महाशय ड्राइव करते समय पानी पी के चला रहे हैं या कुछ और पी के चला रहे हैं, इस बात को चेक करने के लिए इसको बोलते हैं ड्रंकन ड्राइवर टेस्ट। जहां पे हमारे पास बच्चों अगर अल्कोहल है तो वो K2Cr2O7 के जो बहुत बढ़िया ऑरेंज कलर है, कौन से मीडियम में? एसिडिक मीडियम में। एसिडिक मीडियम में जो उसका ऑरेंज कलर है, अभी पीछे समझाता ना, अल्कोहल इसको ऑक्सीडाइज हो जाएगा, तो खुद तो ऑक्सीडाइज हो जाएगा। अगर 1 डिग्री है तो एसिड में, 2 डिग्री है तो कीटोन में। इसको कन्वर्ट कर देता है ग्रीन कलर के Cr+3 आयन में। तो अगर किसी भाई साहब ने जो वो फूकने वाला यंत्र होता है ना, उसके अंदर फूक मारी और ऑरेंज कलर हरा बन गया, तो फिर उसको हरा हरा दिखाई देगा, क्योंकि पुलिस वाले ऐसे ऐसे डंडे मारेंगे कि उसको सारी चीजें हरी दिखाई देंगी। तो इसको बोलते हैं ड्रंकन ड्राइवर टेस्ट, जो यूजुअली हम कॉमन डे टू डे लाइफ में पहले यूज किया करते थे, अब और एडवांस तरीके आ गए। तो ये सारी बातें हुई बच्चों अल्कोहल के बारे में। अब हम कुछ बात करेंगे फिनॉल के बारे में। तो बच्चों अगर फिनॉल की देखा जाए, एराइल अल्कोहल यानी कि फिनॉल की प्रिपरेशन, फिनॉल हम कैसे कैसे बना सकते हैं? बहुत लिमिटेड से 4 मेथड हैं फिनॉल बनाने के हमारे पास, समझना। ई है बेंजीन रिंग जिसके ऊपर लगा है OH, यानी कि बनाना है हमको फिनाल बनाना है। तो पहला तरीका है जो हमने पीछे समझा था पिछले चैप्टर में, पीछे मतलब पिछले चैप्टर में, नोट पलट के मत देखना, कि अगर हमारे पास एराइल हैलाइड है, याद है यहां पे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन कराना मुश्किल था, तो हमने इसकी रिएक्शन कराई थी NaOH से। नॉर्मल हैलाइड होता तो अभी पीछे तरीका पढ़ा था एक्वस अल्कली लेके, नॉर्मल हैलाइड होता तो सिंपली OH हटा देता, बट एराइल है, डबल बॉन्ड कैरेक्टर है, तो हमने इसको दिया हाई टेम्परेचर, लगभग 600 केल्विन के आसपास का टेम्परेचर दे दिया, 100-200 एटमॉस्फेरिक का प्रेशर भी दे दिया, तब जाके इसने हटाया और फिर सेकंड बना लिया। सेकंड क्या बना दिया? सेकंड स्टेप में हमने एसिडिफिकेशन कर दिया, क्योंकि बेस फिनॉल भी अल्कोहल की तरह एसिडिक है, तो अगर बेसिक मीडियम में फिनॉल बनाऊंगा तो फिनॉल ना बनके उसका सॉल्ट बनेगा, तो सॉल्ट को बदलने के लिए हम उसे H+ देते हैं। दूसरा जो कॉमन मेथड पीछे हमने देखा था एनिलीन से, किससे?
एनिलीन से कुछ भी बनाना हो, एक तरीका हमेशा डाइजोनियम जाता है। इससे बनाया डाइजोनियम, NaNO2HCl 0 से 5 डिग्री सेल्सियस। तो ये एनिलीन को कन्वर्ट कर देता है डाइजोनियम सॉल्ट में, N2+Cl-। और अगर इस डाइजोनियम को सिर्फ पानी दे दो, डाइजोनियम के बारे में याद होगा कि डाइजोनियम OH- डाइजोनियम किसी भी निगेटिव को ले लेता है, तो सिर्फ पानी के साथ भी गर्म कर दो तो बेंजीन रिंग पे न्यूक्लियोफाइल जोड़ देगा। बेंजीन रिंग पे क्या जोड़ देगा? न्यूक्लियोफाइल। तो डाइजोनियम भी बहुत इंपॉर्टेंट तरीका है ये बनाने का, फिनॉल बनाने का। अब बच्चों देखते हैं फिनॉल यानी एराइल अल्कोहल्स की प्रिपरेशन, कि हम एराइल अल्कोहल कैसे बना सकते हैं। तो सबसे पहले ये है हमारा फिनाल। क्या है? ये हमारा है फिनाल या फिनॉल। इसके बनाने के दो मेथड पुराने हैं जो हम पहले भी जानते हैं, दो मेथड हमें समझने हैं। कैसे? देखो, सबसे पहले जो हमने याद करो पिछले चैप्टर में पढ़ा था, क्लोरोबेंजीन या जितने भी एराइल हैलाइड होते हैं, क्योंकि उनके पास पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर है, तो यहां पे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन मुश्किल था, फिर भी हमने जोर जबरदस्ती लगा के किसी तरह से सब्स्टिट्यूट कर लिया था। कैसे किया था? NaOH मिलाया था। अब यही अगर नॉर्मल अल्काइल हैलाइड होता, तो जैसा भी पीछे समझा था, अल्कोहल की प्रिपरेशन में एसिड रिएक्शन ऑटोमेटिकली हो जाती, हेलोजन बहुत आसानी से निकल के अल्कोहल बन जाता। बट क्योंकि ये हमारा एराइल हैलाइड है, तो थोड़ा हमें यहाँ पे टेम्परेचर और प्रेशर ज्यादा रखना पड़ेगा। टेम्परेचर लगभग 600 केल्विन के आसपास रखते हैं। सेकंड, क्योंकि फिनॉल एसिडिक है, तो बेसिक मीडियम में एसिड सॉल्ट बना लेगा, तो लास्ट में जाके हम मीडियम को एसिडिफाई कर देते हैं ताकि हमें फिनॉल अपनी अनआयोनाइज्ड फॉर्म में मिले। दूसरा कॉमन मेथड जो बहुत कॉमन है, बेंजीन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, कि हम शुरुआत करते हैं एनिलीन से। एनिलीन में मिलाते हैं नाइट्रस एसिड के लिए NaNO2 और HCl एट लो टेम्परेचर, यानी कितना? 0 से 5 डिग्री सेल्सियस। तो यहां बन गया हमारा डाइजोनियम सॉल्ट। क्या बना? डाइजोनियम सॉल्ट। अब जैसे इस डाइजोनियम सॉल्ट का खास बात क्या है कि ये बेंजीन पे लाएगा पॉजिटिव चार्ज जब नाइट्रोजन हटेगा। जैसे ही गर्म करोगे नाइट्रोजन हटेगा, बेंजीन पे आएगा पॉजिटिव चार्ज। तो डाइजोनियम सॉल्ट का सबसे मेन पर्पस है कि बेंजीन पे हम कोई न्यूक्लियोफाइल लगा सकते हैं। यहां पे OH लगाना, तो सिंपली से क्या दे देंगे? पानी। सिंपली से दे देंगे पानी। दूसरा एक और बहुत इंपॉर्टेंट मेथड, दिस इज इंडस्ट्रियल मेथड टू प्रिपेयर अल्कोहल। यहां पे हम लोग लेते हैं आइसोप्रोपाइल बेंजीन, जिसका कॉमन नेम होता है क्यूमीन। सो इस मेथड को क्यूमीन मेथड भी कहा जाता है। इसका करते हैं एरियल ऑक्सीडेशन एंड देन एसिडिक मीडियम में रीअरेंजमेंट। तो एक प्रोडक्ट मिलता है फिनॉल के साथ एसीटोन। सो दैट्स वाई रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है, क्योंकि यहां पे हमें दो बहुत इंपॉर्टेंट इंडस्ट्रियल लेवल पे बहुत इंपॉर्टेंट कंपाउंड मिलते हैं। कौन कौन से? फिनॉल और एसीटोन। फिनॉल और एसीटोन। और अगर बेंजीन का सल्फोनेशन करा दें तो बनता था बेंजीन सल्फोनिक एसिड, जिसकी हाइड्रोलाइसिस करा के ही हम सीधे यहां से SO3H हटा के OH- लगा सकते हैं। तो एक मेथड ये भी हो जाता है, एक मेथड ये भी हो जाता है सल्फोनिक एसिड से बनाना। अब बात करें फिनॉल की प्रॉपर्टी, तो फिनॉल में और अल्कोहल में नॉर्मल अंतर क्या है? देखो, फिनॉल और अल्कोहल में बच्चों नॉर्मल अंतर क्या है वो देखो, कि अल्कोहल की तरह फिनॉल के पास भी OH ग्रुप है, राइट? अल्कोहल की तरह फिनॉल के पास भी नॉर्मल OH ग्रुप है, लेकिन ये वाला बॉन्ड पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर है। तो फिनॉल के अंदर इस बॉन्ड को तोड़ने की प्रॉपर्टी भी ज्यादा है, एंड दैट्स व्हाई फिनॉल्स आर मोर एसिडिक देन नॉर्मल अल्कोहल्स। क्योंकि जब ये H+ टूटेगा तो बनेगा कॉन्जुगेट बेस फिनॉक्साइड आयन विच इज रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड। तो अल्कोहल या एलिफेटिक अल्कोहल की तरह फिनॉल भी एसिडिक रिएक्शन देते हैं सारी, जो हमने वहां पढ़ी थी वो यहां भी है। बेस के साथ रिएक्शन, Na मेटल के साथ रिएक्शन, ईस्टरिफिकेशन रिएक्शन, ग्रिग्नार्ड के साथ रिएक्शन, लेकिन इस पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर की वजह से
अल्कोहल की तरह एसएन रिएक्शन या एलिमिनेशन से डिहाइड्रेशन मिल पाना मुश्किल है। एलिमिनेशन से डिहाइड्रेशन मिल पाना मुश्किल है, या फिनॉल का ऑक्सीडेशन हो पाना भी मुश्किल है, क्योंकि इन सारी केसेस में अगर तुम्हें याद हो यहां पे हमें चेंज होता हुआ दिखता है। कीटोन बन गया तो ये हमारा एरोमेटिक कैरेक्टर खो देगा। तो अल्कोहल के लिए जो रिएक्शन हमने पढ़ी थी उनमें से सिर्फ एक ही कैटेगरी है जो फिनॉल में यूज हो सकती है, दैट इज एसिडिक नेचर। सेकेंड, बिकॉज ऑफ द बेंजीन फिनॉल इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, जो बेंजीन के पांचों इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन थे वो भी दिखाता है। कैसे दिखाता है और देखें। फर्स्ट ऑफ ऑल बात करते हैं एसिडिक नेचर की। तो ये हमने फिर से ले लिया फिनॉल, ठीक है, क्या लिया, फिनॉल। मेटल के साथ सेम सॉल्ट बन जाएगा और साथ में बन जाएगी हाइड्रोजन गैस, सॉल्ट एंड साथ में हाइड्रोजन गैस। बेस के साथ सेम एसिड बेस सॉल्ट। अब बेस लिया है तो हाइड्रोजन गैस की जगह वाटर बन जाएगा, क्योंकि यहां पे ऑलरेडी Na ऑक्सीडाइज है, यहां पे Na को ऑक्सीडाइज करना पड़ा। ग्रिग्नार्ड के साथ रिएक्ट कराएंगे, ग्रिग्नार्ड को एसिडिक H चाहिए तो अगेन ग्रिग्नार्ड को एसिडिक H मिलेगा। तो फिनॉल या कोई भी अल्कोहल ग्रिग्नार्ड के साथ तो हमेशा क्या देने वाला है, हाइड्रोकार्बन। और अगर हम किसी भी कार्बोक्सिलिक एसिड के डेरिवेटिव से करा दें, चाहे कार्बोक्सिलिक एसिड से ही करा दें, तो फिर से वैसे ही ईस्टरिफिकेशन होगा। इस बार हमें फिनोलिक ईस्टर्स मिल जाएंगे। इस बार हमें क्या मिलेगा, फिनोलिक ईस्टर्स। बस क्योंकि फिनॉल का एसिडिक नेचर ज्यादा पावरफुल है। एसिडिक नेचर कंपेयर कैसे करेंगे, -I या -M ग्रुप एसिडिक नेचर को बढ़ाएगा, तो फिनॉल का एसिडिक नेचर ज्यादा पावरफुल होने की वजह से फिनॉल की ये सारी रिएक्शन नॉर्मल एलिफेटिक अल्कोहल के कंपैरिजन में ज्यादा रिएक्टिव होंगी। यानी फिनॉल ईस्टरिफिकेशन भी बेटर देगा, फिनॉल ग्रिग्नार्ड के साथ भी जल्दी रिएक्ट करेगा, फिनॉल ये दोनों रिएक्शन भी जल्दी करेगा। दूसरी बात पे यदि आए तो उससे पहले फिनॉल का जो OH ग्रुप है वो काफी स्ट्रॉन्ग +M है। +M स्ट्रॉन्ग होने की वजह से, जैसा हमने रेजोनेंस में जाना है, समझा है कि +M अगर लगता है तो वो ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे लाता है पार्शियल नेगेटिव। सो फिनॉल की ऑर्थो पैरा पोजीशन हाईली एक्टिवेटेड है। तो जो बेंजीन की इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शन थी फिनॉल में ज्यादा अच्छे से मिलती है, ज्यादा मिलती है। कैसे मिलती है देखो, अगर हम कराते हैं इसका नाइट्रेशन, किससे कराते हैं नाइट्रेशन, बोलो बोलो बोलो, किससे कराते हैं, HNO3 और कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 से। तो क्योंकि फिनॉल ज्यादा एक्टिवेटेड है तो नॉर्मल सिचुएशन में फिनॉल हमेशा एक साथ ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन पे सब्स्टिट्यूशन दे देगा, एक साथ देगा। फिनॉल की यही अच्छी बात है और जो इसको स्पेशल बनाती है कि फिनॉल ऑर्थो पे भी देगा और पैरा पे भी देगा और एक साथ देगा, क्योंकि बहुत ज्यादा एक्टिवेटेड है। या तो हम इसकी एक्टिविटी घटाएं या हम इस रिएजेंट को घटाएं, तभी जाके हमें सिर्फ पैरा या सिर्फ ऑर्थो मिल पाएगा। सिमिलरली अगर फिनॉल का ब्रोमिनेशन कराते हैं वाटर से, बहुत ज्यादा रिएक्टिव है, तो अगेन हमें ब्रोमीन लगा मिल जाएगा सारी पोजीशन पे। अगर हमें सिंगल सब्स्टिट्यूशन चाहिए तो एक दूसरा काम क्या करते हैं कि ब्रोमीन को ले लेते हैं नॉन पोलर सॉल्वेंट। अब नॉन पोलर सॉल्वेंट है तो भाई इलेक्ट्रोफाइल कम बनेगा, क्योंकि आयन कम बनेंगे नॉन पोलर में, इलेक्ट्रोफाइल कम मिलेगा। तो अब हमारे पास फिनॉल देने लगेगा मोनो सब्स्टिट्यूशन। क्या देने लगेगा, मोनो सब्स्टिट्यूशन। ऑर्थो पे अलग, पैरा पे अलग। बट अगर नॉर्मल सिचुएशन में जब भी तुम फिनॉल या ऐसे ही आगे आएगा एनिलीन, दोनों की रिंग बहुत ज्यादा एक्टिवेटेड है, तो अगर नॉर्मल सिचुएशन में तुम फिनॉल की कोई भी बेंजीन वाली रिएक्शन कराते हो,
ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे एक साथ सब्स्टिट्यूशन होता है, ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन पे एक साथ सब्स्टिट्यूशन होता है। और अगर हम इसकी रिएक्शन मान लो कराना चाहें फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन, तो याद रखो यहां पे फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन नहीं हो पाएगा। क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन खुद अटैक करके ईस्टरिफिकेशन करा लेता है, ऑक्सीजन खुद अटैक करके करा देता है ईस्टरिफिकेशन। तो फिनॉल्स डू नॉट गिव फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन। Phenols do not give Friedel Crafts reaction for the simple reason कि फिनॉल के पास जो अल्कोहल है वो भी रिएक्टिव है, वो भी अच्छा न्यूक्लियोफाइल है। तो फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन में बेंजीन के ऊपर अटैक होने के हट के फिनॉलिक OH अटैक करने लगता है और इस वजह से हमें ईस्टेरिफिकेशन होते हुए दिखता है, जिसको हम पीछे देख चुके हैं फिनॉल की एसिडिक नेचर। सो दिस इज नॉट एन इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ एसिडिक नेचर ऑफ फिनॉल। तो फिनॉल में सबसे इंपॉर्टेंट जो बेंजीन की मेन रिएक्शन पढ़ी जाती है, ये दोनों पढ़ी जाती है, नाइट्रेशन एंड ब्रोमिनेशन। नाइट्रेशन में या तो हम फिनॉलिक ऑक्सीजन की एक्टिविटी घटाएं या हम इलेक्ट्रोफिलिक कंसंट्रेशन घटा दें। इलेक्ट्रोफिलिक कंसंट्रेशन अगर कम हुआ तो भी हमें ऑर्थो पैरा प्रोडक्ट मिलते हैं, ऑर्थो और पैरा प्रोडक्ट मिलते हैं। अगर बच्चों बात करें फिनॉल की एक और बहुत 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 इंपॉर्टेंट रिएक्शन, मतलब ये रिएक्शन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसकी मैकेनिज्म मत याद करना, बोर्ड लेवल पे काम की है बट डायरेक्टली याद रखने की जरूरत नहीं है। अगर हमने यहां पे लिया क्लोरोफॉर्म, क्या लिया? क्लोरोफॉर्म प्लस बेस, जो दे देगा इंटरमीडिएट कार्बिन। यहां का इंटरमीडिएट काम का है, इंटरमीडिएट थोड़ा काम का है, इंटरमीडिएट मिलता है डाइक्लोरोकार्बिन। क्या मिलता है? डाइक्लोरोकार्बिन। या फिर अगर हम ले लें क्लोरोफॉर्म की जगह CCl4 साथ में बेस, अंतर क्या है? 3 हैलोजन है या 4 हैलोजन है, ये अंतर है। 3 हैलोजन है, फिनॉल हमेशा ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग, तो ऑर्थो पोजीशन पे एल्डिहाइड आएगा। 4 हैलोजन है तो एक और OH बढ़ जाएगा, एल्डिहाइड का मतलब 2 OH, एक और OH बढ़ गया तो आएगा COOH। इसको बोलते हैं सैलिसिलिक एसिड। बहुत महत्वपूर्ण कंपाउंड, बहुत काम का कंपाउंड। इसी की मदद से उस सरदर्द की दवाई बनती है, जो पढ़ते पढ़ते तुम लोगों का सरदर्द हो जाता है उसके लिए दवाई बनती है, जिसका नाम क्या है? एस्पिरिन। कॉमन कोल्ड हो गया, फीवर हो गया, इन सब में इसी की मदद से एस्पिरिन बनाएंगे आगे। एंड दिस इज कॉल्ड एज, क्योंकि ये सैलिसिलिक एसिड का एल्डिहाइड है तो इसको बोलते हैं सैलिसल्डिहाइड। क्या बोलते हैं? सैलिसल्डिहाइड। और इन दोनों रिएक्शंस को कहा गया रीमन टीमन रिएक्शन, RTR, रीमन टीमन रिएक्शन। तो ये दो रिएक्शन फिनॉल की अलग रिएक्शन है, यहां पे मैकेनिज्म अलग है। कार्बीन बनता है फिनॉल पे इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, फिर हाइड्रोलाइसिस, बहुत सारे स्टेप्स होते हैं, उतना हमारे नीट में काम का नहीं है, लेकिन हाँ ये रिएक्शन डायरेक्टली रखना, याद रखना जरूर बहुत काम का है। इस रिएक्शन को डायरेक्टली याद रखना हमारे बहुत काम का है। तो ये बात हुई बच्चों फिनॉल की। किसकी? फिनॉल की। फिनॉल के बाद आता है ईथर। ईथर कैसे बनाएंगे? तो ईथर बनाने का तरीका हम समझ चुके हैं, देख चुके हैं। अगर मेरे पास एक अल्कोहल है, क्या है? अल्कोहल, इसको मैं H2SO4 के साथ गर्म करूं और प्रेफर किया जाएगा कि ये अल्कोहल 1 डिग्री या 2 डिग्री है, तो ये वाटर को लूज करेगा और बनाएगा ईथर। वाटर को लूज करके क्या बनाएगा? ईथर। दूसरा तरीका, मेरे पास फिनॉल है, सॉरी अल्कोहल है, इसकी रिएक्शन मैं किसी मेटल से करा दूं तो सॉल्ट बनेगा या नहीं बनेगा? सॉल्ट बनेगा। अल्कोहल एसिडिक, मेटल बेसिक, सॉल्ट बनेगा। और इस सॉल्ट की रिएक्शन करा दूं R-X से, तो हमें क्या मिल जाएगा? ROR-। फायदा क्या है? इस रिएक्शन में हमेशा सिमेट्रिकल ईथर बनेंगे। सिमेट्रिकल यानी दोनों तरफ सेम कार्बन चेन, सिमेट्रिकल ईथर। बल्कि इस रिएक्शन में हमें सिमेट्रिकल भी मिल सकते हैं
और अनसिमेट्रिकल दोनों मिल सकते हैं। तो इसीलिए ये वाला सेकंड स्टेप जो है ये ज्यादा अच्छा मेथड माना जाता है। इसको बोलते हैं विलियमसन ईथर सिंथेसिस। क्या बोलते हैं? विलियमसन ईथर सिंथेसिस। अगेन वन ऑफ द नेम रिएक्शन, वेरी इंपॉर्टेंट। नेम रिएक्शन जितनी भी हैं बहुत इंपॉर्टेंट है, और तुम देख रहे हो धीरे धीरे हम नेम रिएक्शन की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। धीरे धीरे हमारी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री रिएक्शन की तरफ जा रही है। और रिएक्शन की तरफ जाने का मतलब, जब तक तुम्हें रिएक्शन के प्रोडक्ट बनाने ना याद हो, अगर ऑर्गेनिक की बात करो बहुत डेप्थ में मत जाओ, रिएक्शन के प्रोडक्ट बनाना समझ में आना चाहिए। इंटरमीडिएट कोई इंपॉर्टेंट है, कोई कॉमन है, कोई नॉन इंटरमीडिएट है, वो याद हो, वरना रिएजेंट, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट इतना तुम्हें अच्छे से पता होना चाहिए। कौन सा रिएजेंट कब क्या प्रोडक्ट देता है, कौन सा रिएजेंट कब क्या प्रोडक्ट देता है। जैसे विलियमसन ईथर सिंथेसिस में ये वाला अगर 3 डिग्री या और अच्छा कार्बोकेटायन वाला हुआ तो यहां पे एलिमिनेशन होगा, और एलिमिनेशन होके एल्कीन बन जाएगा, एलिमिनेशन होके एल्कीन बन जाएगा। तो ये हमारा ईथर बनाने का एक और तरीका हो जाता है, विलियमसन ईथर सिंथेसिस। ठीक है, विलियमसन ईथर सिंथेसिस। ईथर की प्रॉपर्टी में देखो, ध्यान से समझना। पहली रिएक्शन, कैसा भी ईथर हो, हाइड्रोलाइज करेंगे अल्कोहल बनेगा। कैसा भी ईथर हो, हाइड्रोलाइज करेंगे अल्कोहल बनेगा। यानी ईथर की रिएक्शंस अल्कोहल की रिएक्शन है, ईथर की रिएक्शंस अल्कोहल की रिएक्शन है। दूसरा, अगर ईथर की रिएक्शन HI से करें, एक अल्कोहल एक आयोडाइड, और HI लिया, और वाला केस कम पूछते हैं, तो बचा हुआ अल्कोहल भी किसमें बदल गया? तो यहां पे क्या हो रहा है कि पहले HI आया और उसने इस तरह से तोड़ा, ईथर को इस तरह से ब्रेक किया, एक तरफ अल्कोहल और एक तरफ आयोडाइड। यहीं पर सवाल बनता है। सवाल क्या बनता है कि कौन सा अल्कोहल जाएगा, कौन सी चेन आयोडीन के साथ जाएगी। अगर अनसिमेट्रिकल हुआ, सिमेट्रिकल में तो कोई बात नहीं, बट अनसिमेट्रिकल हुआ तो सवाल यहीं पे बनेगा कि कौन सी चेन अल्कोहल में जाएगी और कौन सी चेन आयोडीन में जाएगी। तो इसके लिए क्या ध्यान रखना है कि अगर R या R' दोनों में से कोई भी 3 डिग्री नहीं है, कोई भी 3 डिग्री नहीं है, यानी 2 डिग्री है, 1 डिग्री है, मिथाइल है, तो हमेशा स्मॉलर चेन आयोडाइड बनाएगी, हमेशा स्मॉलर चेन क्या बनाएगी? आयोडाइड। लेकिन अगर कोई भी R या R' में से कोई भी R' या दोनों कोई भी अगर टर्शरी कार्बन है, तो हमेशा टर्शरी वाला जो चेन है, जो टर्शरी वाला है वो आयोडाइड बनाएगा, जो टर्शरी वाला है बच्चों वो आयोडाइड बनाएगा। तो ईथर की जितनी भी रिएक्शंस हैं उनमें से ये वाली रिएक्शन ऑफ ईथर विद HI इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। रिएक्शन ऑफ ईथर विद HI इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कि कब ईथर की मैकेनिज्म से HI होता है और कब अल्कोहल में कौन सी कार्बन चेन जाती है और कौन सी कार्बन चेन आयोडीन के साथ जाती है, कौन सी कार्बन चेन आयोडीन के साथ जाती है। अगर मैं तुम्हें एक एग्जांपल दिखाऊं, देखो 2 ईथर लेते हैं, एक ये वाला और एक ये वाला। जब टर्शरी कार्बन आता तो कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी डोमिनेट कर जाती है, जब तक टर्शरी नहीं आता तब तक स्टेरिक हिंड्रेंस डोमिनेट करती है। इस वजह से अलग अलग प्रोडक्ट मिलते हैं, इस वजह से हमें क्या मिल रहा है? अलग अलग प्रोडक्ट। HI के साथ लिया, HI को लिमिटेड अमाउंट में, जब तक HI को एक्सेस ना बोला जाए सेकंड स्टेप मत कराना। 3 डिग्री चेन नहीं है तो जो छोटी चेन है जिसके पास हिंड्रेंस कम है वहां से ब्रेक। 3 डिग्री चेन आ गई तो कार्बोकेटाइन से देखेंगे तो जो बड़ी चेन है वहां से ब्रेक, जो कार्बोकेटाइन ज्यादा स्टेबल बनाएगा। तो इस केस में क्या मिलेगा हमें? आइसोप्रोपाइल अल्कोहल और
इथाइल आयोडाइड। ज्यादा HI लोगे तो ये जो अल्कोहल बना है ये भी आयोडाइड में कन्वर्ट हो जाएगा। इस केस में क्या मिलेगा? टर्शरी ब्यूटाइल अल्कोहल, बड़ी वाली चेन देखो, सॉरी टर्शरी ब्यूटाइल आयोडाइड, बड़ी वाली चेन आयोडाइड बना रही है, टर्शरी कार्बन आयोडाइड बना रहा है, और छोटी वाली चेन अल्कोहल बनाएगा। यहां भी अगर हमने ज्यादा HI लिया तो ये वाला भी कन्वर्ट हो जाएगा, ये वाला भी कन्वर्ट हो जाएगा आयोडाइड में, ये वाला भी किस में कन्वर्ट हो जाएगा? आयोडाइड में। तो ईथर और फिनॉल में ये कुछ खास रिएक्शन है जो हमें बच्चों पता होनी चाहिए। इसके अलावा अल्कोहल्स में बहुत सारी रिएक्शंस हैं, अल्कोहल के बहुत सारी प्रॉपर्टीज हैं, बहुत सारे टेस्ट हैं, उन सबको एक बार अच्छे से समझो, रिएक्शन चार्ट को बनाओ, खुद से प्रिपेयर करो, एंड देन अल्कोहल ईथर फिनॉल के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे। तो बहुत जल्दी बच्चों हम लोग इसके प्रैक्टिस सेशन में मिलेंगे। अभी के लिए इस चैप्टर में हम इतना ही पढ़ सकते हैं कि अल्कोहल, फिनॉल और ईथर की सारी बेसिक बातें हमें पता हो, सारी बेसिक बातों को GOC के साथ मर्ज करके ही यूज किया जाएगा। तो बहुत सारे सवाल लगा के मिलते हैं, तब तक पढ़ते रहो, धमाल मचाते रहो। ऑल द वेरी बेस्ट बेटा, थैंक यू वेरी मच।